This conference will now be recorded. Good evening, everyone. Good evening, sir. So, shall we start or we are going to wait? I think we can start on 5:05 exactly. Let's wait for one more minute. Okay, so we are going to start the session then. Start करते हैं. Any question, query, doubts, anything, anyone? किसी को कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कुछ पूछना हो तो प्लीज आस्क. Okay. So we are going to cover few basic things of Python as well today, like functions and all. Few basic things about functions. Then after that, as per the yesterday's discussion, I'm going to integrate some Twitter API. Okay, so that will be beneficial for all of you, so that you will be able to understand how to integrate your Python code with Twitter. I'm using Twitter because that is a much easier integration. We can integrate with Facebook, Google, anything we want. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द सेम पैटर्न. लाइक अगर मैं आपको ट्विटर की एपीआई को कॉल करना बताऊंगा, तो सिमिलरली यू कैन इंटीग्रेट विद गूगल एपीआई. आप गूगल की किसी भी एपीआई के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेप. स्टेप इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि लाइक यू हैव टू ऑथेंटिकेट योर सेल्फ. आप ऐसे ही ट्विटर का डेटा गेट नहीं कर सकते. लाइक कल हम लोगों ने वेब स्क्रैपिंग की थी, तो वेब स्क्रैपिंग में क्या हुआ था,
हम लोगों ने जाकर डेटा स्क्रैपिंग करना शुरू किया था। अब डेटा स्क्रैपिंग तो एक लिमिटेड वेबसाइट के साथ चलता है। आप फ्लिपकार्ट के साथ कर सकते हो, 2-3 के साथ कर सकते हो। अब सपोज़ मिंत्रा के साथ नहीं कर सकते। सो द पॉइंट इज़ कि लाइक अगर मुझे डेटा चाहिए, रियल टाइम ऑथेंटिकेटेड डेटा चाहिए, सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज़ वी नीड टू लर्न अबाउट हाउ टू वर्क विद द एपीआईज़। उसके लिए हमें एपीआई के साथ काम करना सीखना है। ओके, तो पहले कुछ बेसिक एपीआई कॉल्स देखते हैं, फिर थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाकर देखते हैं। So let's create a new notebook, and in this notebook we are going to start with the API calls. But before even that, we need to talk about this thing, what exactly API is. Okay, so first you guys have to tell me what do you understand by this term API. Whatever you think, whatever you understand by this term, आप लोग क्या समझते हो APIs के बारे में? I think API is application program interface. That means we just need an interface to connect some external application with the Python. हम्म। So Okay, API means there should be some functionality through which we can communicate with the external code. So the definition, the full form is application programming interface. Okay. Or anyone else would like to add on something else? कुछ और ऐड करना चाहता है इसमें कोई तो please go ahead. Okay. So first let's understand कि APIs हम लोगों को कैसे help करने वाले हैं. Okay. So first let's assume that you are creating a web application. आप एक वेबसाइट बना रहे हो कोई. In the particular website, it's a news kind of website. आप कोई न्यूज वेब एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं. ओके, यू नीड टू डिस्प्ले द न्यूज. अब आपका जो मेन जो काम है, जो प्राइमरी है, वो आपको न्यूज शो करना है. सो यू कैन शो द न्यूज एंड ऑल एनीवेयर ऑन द वेबसाइट. ओके, बट न्यूज के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले कर सकते हो. व्हाट आर दैट? सपोज यू वांट टू डिस्प्ले द लाइव क्रिकेट स्कोर. आप कोई लाइव क्रिकेट स्कोर डिस्प्ले करना चाहते हो. आप कोविड-19 के लाइव केसेस डिस्प्ले करना चाहते हो. यू वांट टू डिस्प्ले द स्टॉक मार्केट, करंट स्टॉक मार्केट क्या है. यू वांट टू डिस्प्ले द करंट वेदर रिपोर्ट इन योर पर्टिकुलर सिटी और एरिया, जहां से भी आप ये वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो वहां पर क्या राइट नाउ सिचुएशन है. ओके, वी वांट टू डू दिस थिंग. नाउ ये चार चीजें कहां से आने वाली हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोग को क्या क्या डिस्प्ले करना है. आई वांट टू शो द क्रिकेट स्कोर, live cricket score. Okay, suppose there is some live cricket match going on. I want to display the score. मुझे लाइव कोविड का केसेस शो करना है. व्हाट आर द केसेस. मुझे स्टॉक मार्केट भी शो करना है, लाइव स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है. एंड आई ऑल्सो वांट टू डिस्प्ले द करंट वेदर और टेम्परेचर रिपोर्ट इन योर एरिया. एंड यहाँ पर हम लोग की नॉर्मल न्यूज लिखी होंगी, हेडलाइंस, recent news and all, whatever. Okay, तो हाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस क्रिकेट स्कोर. आप ये क्रिकेट स्कोर कैसे गेट करने वाले हो. कहाँ से लाएं इस क्रिकेट स्कोर को. यू वांट द डेटा ऑफ कोविड-19, स्टॉक मार्केट, वेदर, एनीथिंग. ये सब कहाँ से आने वाला है. द आंसर इज वेरी सिंपल. अगर मैं क्रिकेट स्कोर की बात करूं, देयर विल बी सम सोर्सेज ऑफ द क्रिकेट. कोई ना कोई तो होगा ना जो क्रिकेट का सोर्स रखता होगा अपने पास. सपोज देयर इज क्रिक बज. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि क्रिक बज से ही लाना है. आई एम सेइंग क्रिक बज इज अ सोर्स जहां से आप डेटा गेट कर सकते हो. ओके, यहाँ पर क्या होता है, लाइव क्रिकेट अपडेट्स आते रहते हैं. देन कोविड-19 के लिए व्हाट विल बी डूइंग इज वी कैन विजिट एनी गवर्नमेंट वेबसाइट. कोविड की बहुत सारी इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं. सो आई विल सिंपली राइट हियर गवर्नमेंट
यहाँ से डेटा आएगा। स्टॉक मार्केट का कहाँ से आएगा? स्टॉक मार्केट के डेटा के लिए हम लोगों को कोई ना कोई याहू जैसी चीजें हैं, याहू फाइनेंस है, कोई इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, या आई विल टेल यू वन मोर ऑप्शन नोन एज क्वांडल. If you are interested in stock market, finance and all, so there is a website known as Quandal. Okay, so actually my writing is just like this. कुछ ऐसी writing है तो please try to adjust. Then one more thing, we have weather report. Weather report कौन देता है? ये भी कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करेगी. So this is the sources. ये सब sources हैं, यहाँ से डेटा आने वाला है. अब ये जो डेटा आने वाला है इसको स्क्रैपिंग करके नहीं ला सकते, क्योंकि नहीं, इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि स्क्रैपिंग इज नॉट अलाउड एवरीवेयर. आप वेब स्क्रैपिंग हर जगह नहीं कर सकते कि कोई वेबसाइट अलाउ करती है कोई डिसअलाउ करती है. वी नीड अ प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड वे. तो प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड एक ही तरीका है कि आप जाकर उसकी एपीआई को हिट करोगे. यू विल बी हैविंग द एपीआई ऑफ ईच एंड एवरीवन. हर चीज की एक एपीआई होती है. ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग कंटेन्स सम एपीआई. आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसको समझने के लिए. एंड द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज, कभी भी अगर आप कोई फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जा सकते हैं. सपोज देर इज मेक माई ट्रिप. ओके, मैं मेक माई ट्रिप पे जाता हूँ, वहां से मैं फ्लाइट बुक कर लेता हूँ सपोज, और आई कैन बुक दी होटल, या फिर मैं पेटीएम से भी फ्लाइट बुकिंग कर सकता हूँ. गो आईबीबो मेरे पास एक ऑप्शन है, तो वहां पर वो क्या करता है, बहुत सारे ऑप्शन शो करता है अलग अलग होटल्स के. सपोज इफ आई गो टू गो आईबीबो मेक माई ट्रिप एंड ऑल, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग होटल्स का डेटा शो करते हैं. कहाँ से आ रहा है इनके पास डेटा? इन्होंने क्या, कहां से आ रहा है इनके पास डेटा? ये होटल्स इनके नहीं है, बट दे आर स्टिल शोइंग द डेटा ऑफ अदर होटल्स. ये होटल कहीं और है, ये कहीं और है, ये कहीं और है. ईच एंड एवरी होटल इज समवेयर एल्स, बट ऑल ऑफ देम इज शेयरिंग देयर डेटा. हर कोई क्या कर रहा है, अपनी एक एपीआई एक्सपोज करके इनको दे दे रहा है. सबके पास क्या है, एक एपीआई जैसी चीज है. तो ये जब सबकी एपीआई को हिट करता है, इट कैन इजीली गेट द डेटा. ओके, सो सिमिलरली क्रिकबज की एक कोई ना कोई एपीआई हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. आई एम नॉट सेइंग कि इसकी एपीआई होती है, बट आई एम सेइंग इज क्रिकबज जैसी कोई वेबसाइट होगी जो क्रिक का लाइव डेटा आपको देती है. सो लाइक देयर इज अ क्रिक एपीआई एंड ऑल. तो व्हाट यू विल डू इज, आप यहां से जाकर इसको हिट करते हो, तो बदले में क्या मिलता है हम लोगों को? इन रिटर्न, दिस इज द रिक्वेस्ट यू आर मेकिंग. ऑब्वियसली इन रिटर्न हम लोग को रेस्पॉन्स मिलने वाला है. ओके, इन रिटर्न विल गेट द रिस्पॉन्स. सेम थिंग हियर, आप रिक्वेस्ट करोगे, in return you will get the response. You will hit the url, request something, यहाँ से response आ चुका है. So in return you will get the response. Then again you did http request, in return you will get the response. But there is one thing going to be common in all of them. एक ऐसी चीज होगी जो हर किसी के साथ अब कॉमन होने वाली है. That is the type of data they are going to return. किस तरह का डेटा आपको मिलने वाला है, it is common. So whenever you perform API call, एक ही तरह का डेटा है जो बदले में मिलता है. एक ही तरह का डेटा, मतलब आज की डेट में 90-95% एक ही तरह का है. दो तीन तरह के होते हैं, बट मेजरली we always get this type of data known as JSON. And what JSON is? JavaScript object notation. ओके, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेटा इसी टाइप में आने वाला है. ओके, सो दिस इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. तो जेसन का जो स्ट्रक्चर होता है पाइथन में बिल्कुल डिक्शनरी की तरह होता है. तो यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग न्यू. आपको कुछ नया नहीं सीखना है, आपको एग्जिस्टिंग को ही सीखना है. बस उसका नाम जेसन है क्योंकि पाइथन में डिक्शनरी होती है, किसी और प्रोग्रामिंग में नहीं होती है. तो वहां पर क्या करें, जेसन इज कॉमन. आप आर प्रोग्रामिंग यूज करते हो, वहां पे डेटा एनालिसिस करना चाहते हो, जेसन इज देयर. आप जावा यूज करते हो, जेसन इज देयर. फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग जेसन टाइप ऑफ डेटा इज अवेलेबल. तो हर प्रोग्रामिंग के पास जेसन का सपोर्ट होता है. तो जितनी भी एपीआईज होती हैं वो हमेशा आपको रिस्पॉन्स में जेसन टाइप का डेटा देते हैं. वो जेसन आपकी प्रोग्रामिंग में किस टाइप में कन्वर्ट होता है ये डिपेंड करता है. तो इन पाइथन इट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द डिक्शनरी. डिक्शनरी हम जानते हैं कि की एंड वैल्यू पेयर्स में काम करता है. So there will be a key and corresponding to that key there will be a value. एक की होगी, की के corresponding एक value होगी. So this is how it actually work. इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं. I hope this thing is clear.
Everyone, please give me a confirmation. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Yes, you sir. are clear. Okay. So basically the whole concept of API is generally used in development. 80-90% हम लोग डेवलपमेंट में यूज करते हैं, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि ये टॉपिक्स आपको डेटा साइंस में भी करने चाहिए. ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट में ही ये सब यूज किया जाता है. इफ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट देन यू मस्ट ऑल्सो बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो, आपको डेटा पे काम करना है, तो आपको डेटा के सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए. डेटा हमेशा फाइल्स में नहीं मिलेगा आपको कि आप एक्सेल फाइल्स पे काम कर रहे हो, आप सीएसवी फाइल्स पे काम कर रहे हो. हमेशा ऐसा नहीं होगा. ओके. तो इन most of the cases it's not necessary data is available in files today. डेटा डेटाबेस में भी हो सकता है. डेटा किसी वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे पास अगर ट्विटर का डेटा मुझे चाहिए, इफ आई वांट टू परफॉर्म सेंटिमेंट एनालिसिस करना है मुझे ट्वीट्स के ऊपर कि किसका ट्वीट पॉजिटिव है, किसका ट्वीट नेगेटिव है, कहां से लेके आओगे आप लाइव ट्वीट्स? सिंपल आंसर, एपीआई. सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट, अगर आप डेटा साइंस भी करते हैं तो आपको डेटा कलेक्शन की जितनी भी स्ट्रेटेजीज होती हैं वो भी आनी चाहिए. ओके. So let's see how we are going to implement this whole thing. इसको कैसे implement किया जाता है. तो पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज द एपीआई ऑफ कोविड-19. तो आई हैव दिस एपीआई ऑफ कोविड-19 जो कि फ्रीली अवेलेबल है. कोई लॉगिन साइन अप कोई चक्कर नहीं है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं. आप अगर डेटा देखें ना तो कल ही हमने ये पढ़ा है. क्या पढ़ा था इसके बारे में हम लोगों ने कि ये डिक्शनरी है, ये लिस्ट है. तो डेटा स्टोर किया गया एक डिक्शनरी के अंदर, एक की है जिसका नाम है स्टेट्स डेली, देन उसकी एक वैल्यू है जो कि एक लिस्ट है. लिस्ट के अंदर फर्दर डिक्शनरी है एक, फिर एक डिक्शनरी है. सो देर आर लॉट ऑफ डिक्शनरीज एंड देन दिस इज ओवर, ऐसे करके है. सो आई होप ये बात समझ आई होगी कि सबसे पहले क्या है, एक डिक्शनरी है बाहर, उसके पास एक स्टेट्स डेली नाम की है, उसकी एक वैल्यू, तो डेटा ये है. ओके. ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना. ये डेटा नहीं है, डेटा सिर्फ इतना है, इस पे काम करना है. ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप यहां से जब इस यूआरएल को हिट करोगे ना तो पूरा कंप्लीट डेटा मिलेगा. आप इस पे एनालिसिस नहीं कर पाओगे क्योंकि डेटा तो अंदर है. स्टेट्स डेली की के अंदर जाना पड़ेगा डेटा फेच करने के लिए. सो वी नीड टू गो इनसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट. वहां से आपको डिक्शनरी मिलेगी जो कि आपका रियल टाइम डेटा है. सो दिस इज द डिक्शनरी वी नीड टू रीड. तो अब यही जेसन है, आप देख सकते हो लिस्ट के अंदर डेटा पड़े तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको हम लोग. जैसे जावास्क्रिप्ट में दिस इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इन पाइथन इट इज डिक्शनरी. तो हर प्रोग्रामिंग में अलग अलग इसका यूज है. तो कॉपी करते हैं यूआरएल और आप यूआरएल देख सकते हो stagesdaily.json. So first thing we need is the package JSON. Another thing we need is the package URL lib, क्योंकि URL को हिट करना है. बदले में क्या मिलेगा? बदले में रिक्वेस्ट करते हैं तो रिस्पॉन्स मिलता है. तो दिस इज द पाथ हियर. तो पेस्ट योर पाथ एंड स्टार्ट मेकिंग द HTTP रिक्वेस्ट. तो उसके लिए लिखना है url ओपन पाथ पास करते हैं. बदले में हम लोग को रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है. नाउ इन रिटर्न आई विल गेट द रिस्पॉन्स. अब उस रिस्पॉन्स को मैं बिल्कुल वेब स्क्रैपिंग के साथ रिलेट कर सकता हूं. जो वेब स्क्रैपिंग में होता है वही सेम यहां पर होता है, नथिंग न्यू. ओके. नाउ आफ्टर दैट अब हमने जेसन को हिट किया, यूआरएल लिब को हिट किया, रिस्पॉन्स मिलता है हम लोग को बदले में. देन लेट्स यूज जेसन. जेसन के अंदर आपने लोड मेथड यूज करना है, पास योर रिस्पॉन्स इन इट. ये हमने वेब स्क्रैपिंग के लिए क्या करना पड़ता है? वेब स्क्रैपिंग के लिए हम लोगों को BS4 यूज करना पड़ता है, दैट इज द ब्यूटीफुल सूप. उसके पास एक लोड नाम का मेथड, उसके पास क्या होता है, कोई मेथड नहीं है, डायरेक्टली रिस्पॉन्स पास करते हैं, HTML मिल जाता है. बट अब HTML नहीं चाहिए, सीधा डेटा चाहिए. सो json.load response. लेट्स सी क्या मिला बदले में, एक डेटा मिलेगा. ओके. डेटा वेरिएबल में ये आ चुका है जो आपके पास डेटा है. ओके. अब इसको स्टार्ट कैसे करना है? ऐसे प्रिंट नहीं कर देना सीधा डेटा उठाकर. ओके. नेवर एवर. क्यों? क्योंकि डेटा बहुत हैवी भी हो सकता है. अगर डेटा बहुत ज्यादा हैवी होगा तो आपका ये कोलैब वोलैब ना हैंग हो जाता है. ठीक है. अभी तो क्या है, बहुत माइट भी इस डेटा को प्रिंट करके शायद नहीं भी होगा, हो भी सकता है क्योंकि बहुत हैवी डेटा होता है. तो डोंट प्रिंट द डेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द टाइप. टाइप चेक करोगे हमेशा डिक्शनरी मिलेगा.
क्योंकि वहां से डिक्शनरी ही आता है, वहां से जेसन आता है, वो यहाँ आके जेसन डॉट लोड में डालते हैं तो डिक्शनरी बन जाता है। सो द डेटा टाइप इज डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में होती है की और वैल्यू, तो एक ही की है जिसका नाम है स्टेट डेली, और जितना भी डेटा है वो उसकी वैल्यू है। सो यू कैन चेक डेटा डॉट कीज, आप चेक कर सकते हो डेटा के पास क्या क्या कीज अवेलेबल है। देयर इज ओनली वन की नोन एज स्टेट्स डेली, तो डेटा स्क्वायर ब्रैकेट दिस, so data square bracket states daily, बदले में in return what I am going to have is states data and that's it। अब मेरे पास स्टेट वाइज डेटा आ चुका है। अब बात करते हैं डेटा में मिला क्या है। तो कोविड 19 का ये जो डेटा है इंडियन गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना शुरू किया था 14 मार्च 2020 से। तो यू माइट रिमेंबर कि उसी टाइम से ही कोविड का एक्चुअली शुरू हुआ था, मार्च 2020 में। तो स्टेट वाइज डेटा कलेक्ट किया गया है। सो दिस इज द डेटा ऑफ ऑल दी स्टेट्स। ओके, देन देयर इज अ स्टेटस कंफर्म, तो ये सब जितने भी ये कंफर्म केसेस हैं अलग अलग स्टेट्स के, एंड दिस इज द टोटल। सो टोटल केसेस वाज 81। ओके, देन द नेक्स्ट डिक्शनरी इज ऑफ द रिकवर्ड केसेस, ये उसी डेट के रिकवर्ड केसेस हैं। फिर उसके बाद ये उसी डेट के डिसीज्ड केसेस हैं। देन 15 मार्च के कंफर्म केसेस, रिकवर्ड केसेस, डिसीज्ड केसेस, देन 16 मार्च, देन 17 मार्च, ऐसे करके पूरा डेटा हम लोग को दिया गया है। ओके, तो इफ आई राइट हेयर स्टेट्स स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो मुझे पता है मुझे क्या मिलने वाला है। मुझे 14 मार्च 2020 का कंफर्म केसेस का डेटा मिलने वाला है। उसके पहले हम लेंथ चेक करते हैं स्टेट्स की कि टोटल डेटा कितना है, पहले ये तो चेक करें। लेट्स सी द लेंथ ऑफ स्टेट्स। सो इट इज आई थिंक अराउंड 1500। busy, why it is busy? think let me reload, might be कुछ अटक गया है। ओके, वापस एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो द लेंथ यू कैन सी हियर इज 1563। तो लेट मी अगेन एग्जीक्यूट। लेंथ ऑफ स्टेट्स इज 1563। तो टोटल 1563 डेज तो हुए ही नहीं है अब तक कोविड को, तो ये कैसे दिखा रहा है 1563? तो इट इज एक्चुअली शोइंग यू द टोटल लेंथ। आपको उस लेंथ को 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि हर दिन 3 तरह का डेटा रजिस्टर किया गया है, कंफर्म, रिकवर्ड एंड डिसीज्ड। तो टोटल 521 डेज का डेटा है हम लोगों के पास। ओके, 14 मार्च से कलेक्ट किया गया है, तो तब से लेकर 521 डेज का डेटा हम लोगों के पास अवेलेबल है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि लास्ट कब कलेक्ट किया था। तो स्टेट्स की लास्ट इंडेक्स पे जाकर देख लेते हैं। जीरो इंडेक्स तो आपको 14 मार्च का देता है, इसको प्रिंट स्टेटमेंट में रखते हैं। ओके, देन चेक करके आते हैं। सो दिस इज द डेटा ऑफ द फर्स्ट डे, और स्टेट्स स्क्वायर ब्रैकेट -1 में डाल देते हैं। लास्ट डे का डेटा पता चलता है, तो 16 अगस्त 2021 को लास्ट ये कलेक्ट किया गया था। तो उस पूरी सिचुएशन का डेटा हम लोगों के पास है जो कोविड 19 की थी। अब इस डेटा को एनालाइज कैसे करें, रीड कैसे करें? अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप सिंपल पाइथन यूज करके इस डेटा को किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग द डेटा यूजिंग सिंपल पाइथन प्रोग्रामिंग, इट इज रिकमेंडेड कि हम पेंडास यूज करें। पेंडास यूज करके बेनिफिट ये होगा कि डायरेक्टली मैं इस डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और डेटा फ्रेम क्या होता है? टू डायमेंशनल डेटा। Sir, जी, sir, can you please repeat it from the beginning? Because I'm not able to download this data from the URL. we don't have to download anything, just a simple script. You can see here, आपको नजर आ रहा है ना? Yes, sir. This is the only code actually. First you need the package JSON and urllib.request. Then hit the URL, you will get the response. Load the response and that's it. आपको डेटा मिल जाएगा। मैं URL शेयर कर देता हूँ। Let me share this URL. So
have shared the URL on chat window. Okay, and after that I am writing this code. अब फाइनली हमने क्या करना है, df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो स्टेट्स उसमें पास किया, देन जस्ट सी द हेड चेक करने के बाद आपको नजर आएगा डायरेक्टली डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट. लुक एट दिस. ओके, तो हम जाकर A to Z जितने भी स्टेट्स हैं सबका डेटा एक बारी में देख सकते हैं आप. तो ये कंफर्म रिकवर डिसीज, कंफर्म रिकवर डिसीज, इस तरीके से डेटा प्रोवाइडेड है. सो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर कि एपीआई कॉल करते कैसे हैं. दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ एपीआई कॉल, मोस्ट बेसिक लेवल. सर नहीं आया समझ में. विच पार्ट? बट ये इसमें तो हमने एपीआई नहीं, हमने तो इसको एक लिंक देके वी हैव जस्ट कॉल्ड जेसन कमांड, दैट्स इट फॉर एपीआई. मतलब अभी सिंपलेस्ट एपीआई अवेलेबल है ना, डायरेक्टली जो यूआरएल अवेलेबल होता है एपीआई का, उसके लिए कुछ करना नहीं होता है. फ्री एपीआईज ऐसी चलती हैं. जो जैसे हम ट्विटर पे काम करेंगे उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, वहां पे मेहनत लगेगी. ओके, जो फ्री एपीआईज होती हैं, जो डायरेक्टली यूआरएल्स प्रोवाइडेड होते हैं, वो तो फ्री है, कोई भी उठा के यूज कर सकता है. जैसा कि हमने किया, उसके लिए कुछ कोड वाइज करना भी नहीं होता, डायरेक्टली यूआरएल हिट करो, रिस्पॉन्स मिल जाता है. बट इन केस ऑफ ट्विटर, फेसबुक, गूगल, इन सब के लिए इतना आसान नहीं होगा. आपको पहले उन वेबसाइट्स पे लॉग इन करना पड़ता है. लॉग इन करके आपको उनकी पूरी जनरेट करनी पड़ती है. एक कहानी जनरेट होगी कंप्लीट, वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को अभी, व्हाट इज दैट. ओके, ओके. हाँ जी, क्या समझ नहीं आया था आपको, एक बार बताएं. सर अब क्लियर हो गया. आपने जैसे बोला था एपीआई वाला, ये मैंने स्किप कर दिया था कि एपीआई इज अवेलेबल इन यूआरएल. तो बेसिकली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंपल एपीआई कॉल है, सिंपलेस्ट एपीआई कॉल है, मैं ऐसा बोलूंगा. ठीक है, अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये इस तरह की एपीआई कॉल से कि आपको एक फ्री यूआरएल ऐसे मिल जाता है, पाथ मिल जाता है डायरेक्टली डॉट जेसन तक का, उसको हिट कर सकते हैं और जेसन डॉट लोड में पास करते हैं. फ्री, ऐसे सिंपल चल जाता है, सब कुछ परफेक्ट है. बट इतना आसान आगे नहीं होगा. ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होता है. सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं और व्हाट्सएप में आज की डेट में GIF का फीचर आता है. आप GIF इमेजेस किसी को भी सेंड कर सकते हैं, है ना, सबने देखा होगा ये फीचर. क्या वो GIF इमेजेस व्हाट्सएप बनाता है? ऑब्वियसली नहीं बनाता होगा. अगर हम देखें तो व्हाट्सएप थोड़ी ना GIF या स्टिकर्स जो आते हैं आजकल व्हाट्सएप में, वो भी नहीं बनाता होगा. तो इस तरह की चीजों के लिए देयर इज अ वेबसाइट नोन एज गिफी. तो आप सर्च कर सकते हो गिफी एपीआई. ये क्या करता है, ये GIF इमेजेस प्रोवाइड करता है, और आप ब्रांड देख सकते हो कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो गिफी को यूज करते हैं. फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, सैमसंग, व्हाट्सएप वगैरह सब इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, GIF जनरेट करता है. लेकिन अब अगर मुझे इससे कोई थ्रू डेटा चाहिए तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, पहले लॉगिन करना पड़ेगा. लॉगिन करने के बाद मुझे यूआरएल देगा, ये उस यूआरएल में एक यूनिक की अटैच होगी, तब जाकर मुझे डेटा मिलेगा. ठीक है, ऑब्वियसली इसका मैं एग्जांपल रन नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आई एम शोइंग यू. सिमिलरली अगर आपको वेदर का डेटा चाहिए, वेदर एपीआई चाहिए, तो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, यू हैव टू लॉग इन. जैसे कि मैंने इसमें लॉग इन किया हुआ है ऑलरेडी. तो लॉग इन करने के बाद आपको करंट वेदर डेटा चाहिए, या अर्ली फोरकास्ट चाहिए 4 डेज का, बल्क में डेटा चाहिए वेदर का, डेली फोरकास्ट फॉर 16 डेज आपको चाहिए. तो जो भी डेटा आप वेदर के रिलेटेड चाहिए, तो उसकी एपीआई डॉक में जाते हैं. एपीआई डॉक में जाने के बाद आपको नजर आएगा कि वो कहता है देखो आप ये यूआरएल हिट करोगे, इसमें अपना सिटी का नेम आपने पास करना है और एपीआई की पास करनी है, दैट इज द यूनिक की. ये वेबसाइट प्रोवाइड करती है वो, जब आप लॉगिन करते हो उसके बाद. ओके, और फिर इस यूआरएल को हिट करोगे ना, यू विल गेट द कंप्लीट वेदर रिपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, सिटी, लोकेशन, व्हाटएवर. ओके, तो अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है, लाइक इसकी एपीआई की वगैरह मिल जाती है हम लोगों को माई एपीआई कीज में जाकर. सो दिस इज वेयर यू कैन गेट योर एपीआई की. इस तरह की एक यूनिक की जनरेट हो जाती है. ओके, तो इसको आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके अपने पास सेव कर सकते हो, एंड देन यू कैन हिट दिस यूआरएल. आप इस यूआरएल को जाकर हिट करोगे एंड इन रिटर्न आपको एपीआई की पेस्ट करनी होगी और अपने सिटी का नेम लिख देना है जहां का भी आपको टेम्परेचर या वेदर चाहिए. दिस इज अनदर एग्जाम्पल. ये भी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूं, जस्ट ऐसे ही वर्बली बता दिया. ओके,
Do you want me to implement this or you are okay with this? Uh, इम्प्लीमेंट कर no, दे तो you can बेटर होगा सर. explain only single example. So either Twitter or this one, anything the same. चलिए, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने वो ट्विटर तो इम्प्लीमेंट करना ही करना है, वो तो डेफिनेटली करना है. इसका बता देता हूँ एक बार में. सपोज दिस टाइम द पाथ एंड द की, दो चीजें आती हैं आपके पास. दिस इज द की वी हैव एंड प्लीज डोंट शेयर द की विद एनीवन. आप किसी के साथ ये की शेयर नहीं कर सकते. दिस इज अ सीक्रेट की. ओके, मेक श्योर. आपने कॉपी किया, पेस्ट किया द यूआरएल है, और यहाँ से आपको क्या करना है, एपीआई की को पेस्ट करना है. तो उसको पेस्ट करते हैं यहाँ पर एपीआई की. तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स में की लिखकर आ जाते हैं. और सिटी नेम के लिए आपको सिटी अंडरस्कोर नेम एक वेरिएबल रखते हैं अपने पास. सो लेट्स से द सिटी नेम विल बी दिल्ली. ओके, इसको डबल कोट्स एफ के साथ रखते हैं अपने पास. दिस इज द पाथ नाउ एंड दैट्स इट. इतना ही काम होता है स्टार्टिंग में. अब बाकी काम क्या है, बाकी तो रिपीटेड है. जेसन डॉट लोड करना, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे काम करना. तो कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट करते हैं, आपको रिस्पॉन्स मिलता है. देन उसको यहाँ पे पास किया जाता है, पेस्ट करते हैं यहाँ पर. सो फाइनली इन दी डेटा वी कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर इट. आप डेटा प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में डेटा नहीं मिलता, क्योंकि एक स्टेट का करंट वेदर रिपोर्ट में क्या ही देगा. तो कुछ कुछ चीजें मिल जाती हैं. और मेरे ख्याल से टेम्परेचर देता है केल्विन में. ओके, तो दिस इज द टेम्परेचर, नेम इज दिस, सनराइज सनसेट, ऐसे करके आपको ये सब वैल्यूज मिल जाती हैं. लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, व्हाटएवर यू वांट, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, सब कुछ मिल जाता है. ओके, ये भी सिंपल था. आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर. ठीक है, कुछ मेहनत नहीं की इसमें भी हम लोगों ने. मेहनत क्या है, लॉग इन किया, वहां जाकर लॉग इन करने के बाद एक की जनरेट होती है, उसको अपने पास रखना है और यूआरएल में चेंज कर देना है कि सिटी ये होना चाहिए और एपीआई की है. आप सिटी कुछ भी डाल सकते हो, आप दिल्ली की जगह यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट. उसका आपको वेदर का रिपोर्ट मिलेगा कंप्लीट. ओके, तो दिस इज दी. You mean to say कि जिस वेबसाइट से हमें डेटा चाहिए, we have to register first on that site और फिर हमें की मिलेगी वहां से. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देखो डेटा जो है ना, ऑथेंटिक डेटा है, आप मिसयूज नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई दे नीड टू हैव योर ईमेल आईडीज एंड ऑल. तो आप उस पे वहां पर जीमेल किसी से भी लॉगिन कर सकते हो. सो एटलीस्ट दे विल बी हैविंग योर डेटा. देन उनको पता है कि कौन एक्सेस कर रहा है उनकी एपीआईज को. अब वेब स्क्रैपिंग में उनको नहीं पता है. Okay. ओके, तो फाइनली अब हम चलते हैं, न्यू नोटबुक बनाते हैं. तो एनी क्वेश्चन स्टिल हियर, एनीवन, कुछ भी पूछना है किसी को, क्योंकि इसके बाद हम लोग ट्विटर एपीआई की तरफ चलते हैं. ओके, सो इफ नो क्वेश्चंस देन आई एम गोइंग फर्दर. आगे बढ़ते हैं. अब हम लोगों ने क्या करना है, ट्विटर डेवलपर पे जाना है. आप twitter.com पर आपका उसका अकाउंट होना चाहिए. यू मस्ट हैव द अकाउंट ऑन twitter.com फर्स्ट ऑफ ऑल. आपका अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर कर सकते हो आप जाकर यूजिंग जीमेल आईडी. ओके, उसके बाद ही आप इस सेक्शन के अंदर लॉग इन कर पाते हैं. सो आई हैव लॉग्ड इन हियर, मैंने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है. आफ्टर लॉगिंग इन यू विल बी एबल टू सी दिस डेवलपर पोर्टल, ऐसा कोई एक सेक्शन नजर आता है. अगर आप लॉग इन नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा आपको ये. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. तो व्हेनेवर यू आर यूजिंग ट्विटर, मेक श्योर टू लॉग इन फर्स्ट. लॉग इन करके आपको developer.twitter.com पर जाना होता है. मतलब आप गूगल पे जाकर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो ट्विटर डेवलपर. एंड इफ यू वांट टू फॉलो दिस स्टेप, अगर आप मेरे पीछे पीछे स्टेप रिपीट भी करना चाहते हो, दैट इज फेयर इनफ, आप बिल्कुल करें. क्योंकि स्टेप्स 3-4 स्टेप होंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को आगे चल के. तो इसलिए जरूरी है कि आपको स्टेप्स पता रहे. और इफ यू वांट टू नोट डाउन देन इट्स अप टू यू. तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों ने, प्रोडक्ट्स में हम लोगों के पास ट्विटर एपीआई में चलते हैं. अभी मैं सिर्फ उसको गो थ्रू कराता हूं पहले आप लोगों को. ट्विटर एपीआई मुझे क्या क्या बोलता है, कहता है देखो आप यहां से क्या क्या रिसीव कर सकते हो, क्या क्या फेच कर सकते हो. ट्वीट्स, यूजर्स, डायरेक्ट मैसेजेस, लिस्ट, ट्रेंड, मीडिया, स्पेसेस, प्लेसेस, जितने भी ट्विटर के फीचर्स हैं वो सब इंटीग्रेट किए जा सकते हैं. ओके, तो अब हम चलते हैं डेवलपर पोर्टल सेक्शन के अंदर. यहां से आपका एक डैशबोर्ड खुल जाता है. ओके, दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ डेवलपर सेक्शन. अब यहां हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले कोई न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी सबसे पहले. ओके, तो यहां से ओवरव्यू के अंदर चलते हैं. लेफ्ट साइड में आपको प्रोजेक्ट एंड ऐप नजर आएगा, वहां से ओवरव्यू के अंदर जाते हैं.
देन हम लोगों को एक एप्लीकेशन ऐड करनी पड़ेगी, वी नीड टू ऐड द ऐप, लेकिन हमारे पास कोई ऐप नहीं है, तो क्रिएट द ऐप। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक न्यू ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी पहले। यू कैन सी हियर मेरे पास दो ऐप है जो मैं पहले क्रिएट कर चुका हूँ, माय फ्लूम ऐप डेमो, इंटीग्रेशन डेमो 55, समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स क्रिएट द ऐप। ओके, तो ऐप का नाम रखते हैं जाकर, लेट्स नेम इट एज पाइथन समथिंग 360, ऐसे ही रख दिया मैंने रैंडम, पाइथन 360 इज द ऐप नेम। ओके, नेक्स्ट। Okay, so it is going to generate some API key, API secret, bearer token, whatever. Okay, हमें अभी कुछ नहीं करना है, वापस अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं। App is created. So you can look here, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा लेफ्ट साइड में, Python 360 is here. Okay, क्लिक करते हैं। So you are inside the app now. Okay, ये था हम लोग का स्टेप नंबर 1। I hope we are clear till here. Any question, any queries, anyone? सर थोड़ा फास्ट चल रहे हो, थोड़ा स्लो स्लो कराओ। आप फॉलो कर रहे हो स्टेप्स या सिर्फ देख रहे हो? सर स्टेप फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप जल्दी स्पीडली जा रहे हो। Sir, since you are recording the session, so for today's recording, can you upload this recording for us? हाँ मैम, श्योर श्योर। मैं एक बार वापस Yeah. रिपीट कर देता हूँ स्टेप्स। तो सबसे पहले दिस इज दी developer.twitter.com, यहाँ पर आ गए हम लोग। इसके बाद हम लोग को डेवलपर पोर्टल में जाना होता है सबसे पहले। ओके, डेवलपर पोर्टल में जाने के बाद आपको जाना होता है लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट एंड ऐप के अंदर, वहां पर ओवरव्यू मिलता है। ओवरव्यू सेक्शन के अंदर अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको क्रिएट ऐप करने का ऑप्शन मिलेगा। यहां से आप क्रिएट ऐप पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐप का नाम रख देना है, जैसे कि मैंने अभी अभी किया था। ओके, यहाँ पर आपने अपनी ऐप का नेम रख देना है व्हाटएवर, और नेक्स्ट कर देना है बस। ठीक है, मैं एक और बना देता हूँ, पाइथन 361, नेक्स्ट कर दिया, ऐप क्रिएट हो जाती है। वहां से कुछ एपीआई की टोकन वोकन मिलते हैं, फिलहाल इनका मुझे कुछ नहीं करना है। ओके, मैं यहां से वापस अगर ओवरव्यू में जाना चाहूँ जा सकता हूँ, वहां से आप डैशबोर्ड पे जाना चाहो व्हाटएवर, लेफ्ट साइड में आपको नजर आ जाएगा जो भी आप ऐप क्रिएट करोगे वो। तो सपोज मैंने पाइथन 360 एक ऐप क्रिएट की थी। अभी क्लियर है यहाँ तक? अभी किसी को कोई क्वेश्चन है? No, sir, it is clear up till now. क्योंकि देखो, अगर आप फॉलो नहीं भी कर रहे हो तो भी लिख सकते हो, इतना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टेप्स है, 4 से 5 स्टेप है। ओके, जस्ट मेक श्योर। अब इसके बाद यहां हमने कुछ नहीं करना, यहां पर एक ऑप्शन आता है कीज एंड टोकन्स का, आपको कीज एंड टोकन्स पे क्लिक करना है। कीज एंड टोकन पे क्लिक करने के बाद रुक जाना है यहीं पर अब। ओके, इसके बाद अभी हमें आगे कुछ नहीं करना है, अब हमें जाना है कोड के अंदर, अब हमें कोड करना शुरू करना है। सो एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? अगर किसी को कुछ यहां तक पहले पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहला काम ये है कि हम लोगों को ट्विटर का डेटा चाहिए, हम लोगों को ट्वीट्स गेट करने हैं। अब ट्वीट्स गेट करने के लिए हम लोगों को कोड पे चलना है और एक पैकेज की जरूरत है जिसका नाम है ट्वीपाई। So we have this TweePy package जिसको हम लोगों ने इंपोर्ट किया। तो वेट करते हैं, देखते हैं गूगल कोलैब के पास ये पैकेज है। बिल्कुल, तो TweePy पैकेज अवेलेबल है गूगल कोलैब के पास, तो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी लोकल मशीन में काम करते हो, पाइथन आइडियली वगैरह किसी पे भी, तो यू नीड टू इंस्टॉल दिस पैकेज फर्स्ट। तो उसके लिए कमांड होती है पिप इंस्टॉल TweePy, जो कि पाइथन की नॉर्मल कमांड है। ओके, तो इंपोर्ट किया हम लोगों ने TweePy को जाकर। अब इसके बाद हम लोगों को पेंडास की भी जरूरत पड़ सकती है। सो लेट्स इंपोर्ट पेंडास। अगर आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहते हो किसी को, तो उसके लिए अभी इंपोर्ट करके रख लेते हैं बस। फाइनली वी नीड 4 वेरिएबल्स। अब हमें 4 वेरिएबल चाहिए, दैट इज द कंज्यूमर की। एक की मिलती है वहां से,
देन कंज्यूमर सीक्रेट मिलेगा एक आपको, फिर वहां से दो वेरिएबल और मिलते हैं हम लोग को, एक्सेस टोकन और एक मिलेगा एक्सेस सीक्रेट। ओके, एंड इसका नाम सीक्रेट है तो इसका मतलब यू डोंट हैव टू शेयर इट विद एनीवन। ओके, तो सबसे पहले कंज्यूमर कीज में जाना है, यहां रीजनरेट का ऑप्शन दिखता है, क्लिक कर देना है और यस रीजनरेट कर देते हैं। देन एपीआई की और एपीआई की सीक्रेट दोनों मिलता है, तो एपीआई की कॉपी करते हैं पहले, उसको कंज्यूमर की में पेस्ट कर देना है। देन एपीआई सीक्रेट मिलता है, उसको कॉपी करना है, उसको कंज्यूमर सीक्रेट में पेस्ट कर देना है। परफेक्ट। नीचे आते हैं, एक्सेस टोकन एंड सीक्रेट पे चलते हैं। इसको जनरेट करना है हमने और एक्सेस टोकन मिलेगा, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। इसके बाद एक्सेस सीक्रेट मिलता है, कॉपी करना है और पेस्ट करना है। ये चार वेरिएबल चाहिए होते हैं सबसे पहले। क्लियरिटी आप लोगों को यहां तक? कोई क्वेश्चन है इसमें किसी को तो बताएं। हाँ जी बताइए भाई, एनीवन, एनी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, एनीथिंग? No, sir. ओके, तो अभी ये चार वेरिएबल आ गए हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि ये स्टेप क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि ट्विटर आपको इतनी इजीली चीजें नहीं देगा। ओके, बहुत ऑथेंटिकेटेड प्रोसेस है ये सब। आपने अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड की हुई है, उसके बाद आपको किस सीक्रेट की जनरेट होकर मिलती है, जो आप ही के पास होनी चाहिए, किसी और के साथ वो शेयर नहीं होनी चाहिए। अगर इन केस हो जाती है तो उसका ध्यान रखता है वो, वहां पर रीजनरेट का ऑप्शन आता है, तो नई जनरेट हो जाती है और पुराने वाली डेड हो जाती है। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जाना है, एक वेरिएबल लेते हैं ऑथ के नाम से। ऑथ ऑथेंटिकेट के लिए हम शॉर्ट यूज करते हैं। तो ट्वीपाई पैकेज के पास एक मेथड होता है जिसका नाम है ओ ऑथ हैंडलर, ऑथेंटिकेशन हैंडल करने के लिए, जिसमें कि आपको अपनी की और सीक्रेट पास करना है कंज्यूमर का। ये दो चीजें यहां पर पास की जाती हैं। आई होप ये बात भी समझ आती है। इसके बाद ऑथ के पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है सेट एक्सेस टोकन, जिसमें कि आपको अपने एक्सेस टोकन को पास करके आना है। सेट एक्सेस टोकन, यहां पर आपका जाता है एक्सेस टोकन सबसे पहले और फिर जाता है एक्सेस का सीक्रेट की। आई होप ये बात भी समझ आती है। ओके, नाउ वन फाइनल लास्ट स्टेप इज एपीआई वेरिएबल लेना है, उसमें जाकर लिखते हैं ट्वीपाई डॉट एपीआई और एपीआई के अंदर पास करते हैं ऑथ। ऑथ पास करके छोड़ देते हैं। ऑथ यानी कि आपका जो भी ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेशन के लिए जो भी आपको की सीक्रेट टोकन जो मिला वो सब पास कर दिया। ओके, डन। अब सिर्फ क्या करना है हमें, अब हमें चाहिए डेटा। हम लोगों को किसका डेटा चाहिए, किसके ट्वीट्स चाहते हो आप, तो वो हैश टैग के साथ आप इसमें पास कर सकते हो, कुछ भी लिखकर पास कर सकते हैं। सपोज आई जस्ट वांट टू सी दी डेटा फॉर, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं यहाँ पे सर्च के नाम से, और सर्च के अंदर हम लोग पास कर देते हैं दैट आई वांट टू सी द डेटा ऑफ MS धोनी। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं आप, नरेंद्र मोदी लिख दो, राहुल गांधी लिख दो, व्हाटएवर, इट्स योर चॉइस। आप इसमें डेट भी पास कर सकते हो, कब से चाहिए, क्योंकि MS धोनी के नाम पे तो लाखों ट्वीट्स होंगे, तो यू कैन मेंशन कब से चाहिए। तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट 2021 ईयर होना चाहिए, मंथ आपका 11 है और डेट आपकी सपोज 17 है, तो इसको 14 कर देते हैं। ओके, क्योंकि इतनी डेट में भी इस पर्टिकुलर हैशटैग के साथ बहुत सारे ट्वीट्स आए होंगे डेफिनेटली। ये हमें डेटा चाहिए। अब इस डेटा को फिच कैसे करना है, उसके लिए ट्वीपाई एक मेथड देता है आपको जिसका नाम है कर्सर। कर्सर के कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि एपीआई आपका वेरिएबल है, उसके अंदर आपको सर्च ट्वीट्स के नाम से एक मिलेगा, एपीआई डॉट सर्च अंडरस्कोर ट्वीट्स। ओके, देन कॉमा, इसके बाद आपको क्वेरी पास करनी है। क्वेरी मतलब ये सर्च, क्या सर्च करना है, किसके बारे में सर्च करना है वो।
देन हमें नेक्स्ट क्या चाहिए होगा, नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए सिंस, कब से कब तक का, तो उसमें आप पास कर सकते हो डेट सिंस, और लास्ट में ना डॉट आइटम यूज करके आप मेंशन कर दो कितना डेटा चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डेटा आने वाला है। तो मैं इसमें सिर्फ 5 आइटम मेंशन कर देता हूँ, फिर मैं आउटपुट दिखाऊंगा उसमें क्या आया है। ओके, तो फाइनली वील गेट दी ट्वीट्स हियर, ये आ गए हम लोगों के पास ट्वीट्स। तो सर्च की स्पेलिंग गलत कर दी हम लोगों ने, सर्च ट्वीट्स एपीआई डॉट सर्च ट्वीट्स एपीआई डॉट tweepy डॉट एपीआई auth set access token access secret consumer key consumer secret API equals to tweepy dot API auth fate, एक पैरामीटर ट्राई करते हैं पहले, ऑन रेट लिमिट ट्रू करते हैं इसको, फिर देखते हैं ये क्यों नहीं आया, API डॉट सर्च ट्वीट्स API dot search tweets API object has no attribute search tweets। एक बार चेक करते हैं क्या मिस हो गया हम लोगों का। tweepy dot cursor API dot search tweets auth is equals to consumer secret auth dot set access token comma access secret tweepy dot API ठीक है, माइट भी कुछ छोटा मोटा इशू होगा। एक काम करते हैं, अगर कोलैब पे नहीं चलता है मेरे पास ऑल्टरनेटिव है कि मैं इसको डायरेक्टली आईडीएलई पर चलाता हूँ एक बार। ओके, मैं एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले रीजन कुछ भी हो सकता है, वो भी चलाकर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इशू तो नहीं है, क्योंकि मैं जनरली इसको यहीं से ही यूज करता हूँ, कोलैब पर आई डोंट यूज अलॉट। तो एक बार चेक करते हैं यहाँ पर एक कंप्लीट कोड लिखकर क्या आता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो एक बार इसको सेव करके यहाँ पर पाइथन में नॉर्मली चलाकर देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, आइटम्स होगा यहाँ पर बेसिकली, सो विल बी हैविंग द आइटम्स। ओके, तो ठीक है ना, देखो यहाँ पर एक्चुअली चल गया है, तो माइट भी कोलैब के साथ होगा कुछ, नहीं वो इंटीग्रेट कर पाया ट्वीट्स को, जो भी इशू होगा वो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। कोलैब के साथ नहीं चला, दैट इज फाइन, लेकिन कोड हम लोगों का ये वर्किंग है बिल्कुल ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया अभी के लिए, वापस अपने पाइथन में आ गए नॉर्मल, और यहां से जाकर वही सेम एज इट इज कोड है मेरे पास अभी भी, उसी को एग्जीक्यूट किया है, और हम लोगों के पास यहाँ पर ट्वीट्स नाम का एक वेरिएबल आ चुका है। ओके, यू कैन सी हियर ट्वीट्स, मैंने इसको प्रिंट नहीं किया। सबसे पहले ट्वीट्स का टाइप चेक करते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्वीट्स। तो ट्वीट्स का टाइप है कोई आइटम आइट्रेटर, यानी कि इट्स एन आइट्रेटर। आइट्रेटर क्या होता है, जिसपे लूप लगाया जाता है, वो आइट्रेटर होता है। ओके, अब आइट्रेट करना पड़ेगा हम लोगों को इसको जाकर। अब अगर इसको आइट्रेट करते हैं तो बहुत सारा डेटा ये प्रिंट करके आता है वन बाय वन। तो हम चलते हैं ट्वीट्स डॉट टैब करते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों के पास अलग अलग चीजें हैं, करंट पेज, लिमिट, नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्वीट्स। नंबर ऑफ ट्वीट्स में 0 आया। ओके, देखते हैं एक बार। तो एक बार लूप लगाकर चेक कर लेते हैं कितना डेटा आया फॉर TW इन ट्वीट्स कॉलन प्रिंट TW अनएक्सपेक्टेड सेंस। ठीक है, डेटा तो देखो हम लोगों के पास आया है, जैसे हम लोगों ने 5 मेंशन किया था, उसकी वजह से ऐसा कुछ
स्क्वीज कर देता है ये डेटा को ना अंदर जाकर। अनएक्सपेक्टेड पैरामीटर सिंस, ओके, तो माइट बी सिंस हम लोगों का एक अनएक्सपेक्टेड पैरामीटर है जिसको ये रिट्रीव नहीं कर रहा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। डेटा देखते हैं सबसे पहले, तो किसी भी एक स्क्वायर ब्रैकेट, किसी भी एक डेटा के अंदर चलते हैं, वहां पर स्टेटस है। तो अब क्योंकि हमने MS धोनी सर्च किया था, तो आप देख सकते हो वी हैव द डेटा सेट फॉर ओनली MS धोनी। ओके, तो उसी के नाम पर ट्वीट्स आने शुरू हो गए, उसकी इमेजेस के URLs हैं आपके पास, तो ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट ओनली। उसी के रिलेटेड सब कुछ हमारे पास डेटा आना शुरू हो गया है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, कि जैसे ही आप कोई भी एक पर्टिकुलर वो हैशटैग पास करते हो, उसी के रिलेटेड आपको ट्वीट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। उसकी इमेज के URL आपको चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन गेट एनीथिंग। ओके, वी कैन डू वन थिंग टू मेक श्योर। एक काम कर सकते हैं, सर्च ट्वीट्स नहीं करते, API डॉट सर्च करते हैं बस। सर्च ट्वीट्स की जगह लेट्स ट्राई ओनली सर्च, दैट विल वर्क। हाँ जी, ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, आप क्या आप नहीं कर रहे हैं API डॉट सर्च ट्वीट्स ना करके सिर्फ API डॉट सर्च ट्राई कर रहे हैं, तो उससे डेटा यहाँ पर मिल गया है, तो हम लोग काम कर सकते हैं। Okay, now let's start iterating for TWin tweets, then colon enter print TW dot text, यानी कि ट्विटर के जो भी ट्वीट्स आपको मिले हैं उसका सिर्फ हम लोग टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ ज्यादा चीजें हम लोग प्रिंट नहीं करना चाहते हैं। ओके, सो मेक श्योर जस्ट टू प्रिंट द टेक्स्ट पार्ट ओनली। तो इसको चलाकर देख लेते हैं एक बार। सो यू कैन सी हियर यू कैन गेट द 5 tweets। ओके, आप ये भी चेक कर सकते हैं, लाइक ये किसने किया था ट्वीट, ये भी हम गेट कर सकते हैं। तो हर चीज के लिए हम लोगों के पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। ओके, इज दैट क्लियर? आप सर्च में जाकर चेंज कर सकते हो, यू कैन राइट हियर एनीथिंग, सपोज दिस टाइम इसमें जो हमें डेटा रिसीव हुआ है उसकी टाइप क्या है सर ट्वीट्स की? बेसिकली वो ट्वीपाई जो एक बना हुआ है ना, उसी का ऑब्जेक्ट है। अगर जो हम ट्वीपाई यूज कर रहे हैं लाइब्रेरी, उसी लाइब्रेरी की कोई क्लास है। जैसे क्या करते हैं हम लोग, क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो टाइप में वो क्लास का नाम लिखा हुआ आ जाता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टाइप हमने जब चेक किया तो इट इज सेइंग ट्वीपाई डॉट कर्सर डॉट आइटम आइटरेटर। तो उसने क्या किया हुआ है, अपना कोई टाइप डिफाइन किया हुआ है, आइटम आइटरेटर कोई क्लास बनाई होगी, उसके अंदर कोड लिखा है। तो ट्वीट जब मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं, लेकिन अंदर टेक्स्ट है, डिक्शनरी है, ये सब मिलता है। ओके ओके, जैसे अभी मैंने ये ओपन किया तो आपको ना अंदर देखो क्या नजर आएगा, आपको ये कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रहे हैं ना, तो अंदर सब कुछ वही है, डिक्शनरी लिस्ट यही सब है, देखो। ओके, तो इट इज लाइक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, कोई स्ट्रक्चर नहीं है हाँ इसकी? बिल्कुल, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है कंप्लीट, कि इसके लिए तभी तो हमने समझना होता है जितना भी डेटा कलेक्शन है अच्छे से। कल जैसे हम फ्लिपकार्ट का डेटा कलेक्ट कर रहे थे, वो भी तो अनस्ट्रक्चर्ड था ना। ओके ओके, और एनी अदर क्वेरीज? सो अगर हम इसको फिर एनालाइज करेंगे तो कैसे करेंगे? हम इसको स्प्लिट करके करेंगे वर्ड बाय वर्ड यूजिंग उसके स्प्लिट लिए हाँ, जब फंक्शन? एनएलपी सीखेंगे तो एक्चुअली एनएलपी में फिर यही सब सीखा जाता है कि इस टेक्स्ट पे कैसे काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लाइक जो अननेसेसरी चीजें होंगी वो हटानी पड़ेंगी। सपोज ये यूआरएल किसी काम के नहीं है हम लोगों के, वी कैन रिमूव ऑल दीज यूआरएल्स, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा रेजेक्स यूज किया जा सकता है, रेगुलर एक्सप्रेशन की जो भी चीज ये हैश वैश के साथ शुरू होती है उनको भी हटा सकते हैं। हैशटैग का कोई काम नहीं है यहाँ पर देखा जाए तो। मेन है कि ट्वीट में क्या लिखा हुआ है, तो दिस इज द मैसेज, ये मैसेज है मेन, तो मुझे ये चाहिए। गेटिंग द यस पॉइंट है आप? तो ये मैसेज या चाहिए तो उसके लिए आपको खुद से थोड़ा टेक्स्ट प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी पड़ती है, उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा एटलीस्ट। ओके ओके, हम जो अब टेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे हो पाएगा प्रॉपर? क्योंकि डेटा तो सॉरी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए तभी हम उसको प्रॉपर टेक्स्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं।
हम समझ नहीं आया, एक बार रिपीट करेंगे आप? मैं बोल रही हूँ कि जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आप कह रहे हैं, ये सारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होगा, तो फर्स्टली आई थिंक वी नीड टू स्ट्रक्चर दैट डेटा और व्हाट, बिकॉज बिल्कुल मैम, आई खुद थिंक ही करना पड़ेगा हमें, हाँ जी, हमें ही करना पड़ेगा मैम। हाँ वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे टेक्स्ट प्रोसेसिंग को सारे स्टेप्स करने टफ हो जाते हैं। जैसे मैं ना एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं, तो बट स्टिल आई एम जस्ट शोइंग यू ताकि आप लोग रिलेट कर सको कि हाँ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, कि अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट टाइप का डेटा आएगा वो हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड ही होगा। सो यू वोंट बी गेटिंग द टेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर्ड। सपोज मेरे पास ये डेटा है, मैंने ऐसे रैंडम 3 रिव्यू लिख दिए, तो ऐसे रैंडम 3 ट्वीट्स भी तो हो सकते हैं ना मेरे पास। गेटिंग द हाँ जी, पॉइंट हाँ है? जी, तो सेम है, मैंने एट द एंड दिखाता हूँ सीधा क्या मिला। ये देखो, डेटा प्रिपेयर हो गया। अब मैं इस पर मशीन लर्निंग लगा सकता हूँ, यस, एरे में कन्वर्ट हो गया ना फाइनली, वो वर्ड्स टू वेक्टर मैंने लगा दिया कंप्लीट। तो ये हम सीखने वाले हैं एक्चुअली आगे चल के, जितने भी मैंने स्टेप ये बीच में परफॉर्म किए हैं कि कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। ओके ओके फाइन, फॉर ठीक दैट है वी नीड टू लर्न एनएलपी। ओके फाइन, ठीक है सर, थैंक यू। ओके मैम। बाकी इसको हम लोग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अब आपके पास जो भी टेक्स्ट आ गया है, यू कैन क्रिएट द डेटा फ्रेम फॉर दैट। और एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेरी? किसी और को कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कुछ पूछना हो, कुछ और देखना चाहता है किसी तरह का एग्जाम्पल, तो बता सकते हैं। इसके पुराने सेशन का यूआरएल कहाँ पे हम देखेंगे, अपलोड कहाँ पे किया हुआ है सर? सॉरी सर? जो 2 दिन के पुराने सेशन है वो कहाँ पे मिलेंगे? सेशन के यूआरएल में आज शेयर कराता हूँ आपको, ठीक है? हाँ जी सर, आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं ना सेशन के? ये रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, आई विल शेयर। हाँ जी, और कुछ किसी को एग्जाम्पल किसी तरह का देखना है तो प्लीज बता दें। लाइक कल मेरे को बोला था कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, सो अकॉर्डिंगली हमने देख लिया है। आई कैन टेल यू अ लॉट मोर थिंग, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। और इन सब चीजों के लिए ना अगर आप ध्यान दें तो लॉजिक नहीं है, ओके? देयर इज नो लॉजिक इनसाइड दिस। आपको मेथड्स को समझना है कि क्या मेथड यूज करना है, किस मेथड में क्या पैरामीटर जाना है, ये सीखना होता है बस। क्योंकि ट्वीपाई एक बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं हम लोग, ओके? ट्विटर से डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाती है और ट्विटर से डेटा ले आती है। सपोज अब आप बोलते हो कि गूगल से इंटीग्रेट करना है, उसके लिए पैकेज है गूगल का मेरे पाइथन के पास में। तो पाइथन के पास गूगल एपीआई इंटीग्रेशन का पैकेज है, और वहां से मैं जाकर सेम स्टेप परफॉर्म, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते। चाहे आपको यूट्यूब को कनेक्ट करना है, आपको जीमेल से कनेक्ट करना है, किसी की भी एपीआई को हिट करना चाहते हो, आपको ये चाहिए। फेसबुक से कनेक्ट करना है, ये चाहिए। एवरी टाइम यू नीड दिस थिंग, ओके? उसके बाद डिपेंड करता है कि अगर मैं गूगल के पैकेज पे काम कर रहा हूं तो गूगल के मेथड्स होंगे मेरे पास। तो ये सब एग्जिस्टिंग चीजें हैं, प्रीडिफाइंड चीजें हैं। तो अगर आप इसको और अंदर जाकर देखना चाहते हैं ना क्या क्या हो रहा है, तो आप ट्वीपाई सर्च करें सीधा, तो ये ट्वीपाई की डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाएगा आपको। इजी टू यूज पाइथन लाइब्रेरी फॉर एक्सेसिंग दी ट्विटर एपीआई। वरना ट्विटर एपीआई इतना आसान नहीं कि आप डायरेक्टली डेटा ले आए। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन से आप ये देख सकते हो कि और क्या क्या मैं कर सकता हूँ ट्वीपाई लाइब्रेरी के साथ, हम लोगों को और क्या क्या डेटा मिल सकता है। तो बहुत कुछ है इसके अंदर फिर सीखने के लिए, ओके? जैसे कि यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है ना कि ये 2 स्टेप तो कॉमन है, 3 देखा जाए तो। और यहाँ से कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट, अभी कह रहे हैं कि आप होम टाइमलाइन लेकर आ सकते हो। तो माइट भी मेरे होम टाइमलाइन पे शायद कुछ नहीं होगा, बट स्टिल लेट मी ट्राई। क्योंकि मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम ही क्रिएट किया है। सो लेट्स सी इफ इट इज रिटर्निंग एनीथिंग। ओके, तो एक्चुअली मेरे टाइमलाइन पे कुछ भी नहीं है, खाली है, तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ट्विटर यूज करते हैं, आपके टाइमलाइन पर कुछ है, तो डेफिनेटली इट विल रिटर्न समथिंग। आपके फ्रेंड्स, फ्रेंड काउंट, सब कुछ मिल जाएगा। देखो, यूजर डॉट स्क्रीन नेम, यूजर डॉट फॉलोअर काउंट, आपके फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको।
ओके। और फिर ऐसे ही एक दो और भी चीजें हैं, लाइक आप लोग गूगल स्कॉलर पे जरूर कुछ ना कुछ अपना देखते रहते हैं, पेपर्स आते हैं इस पे। अब सपोज आप गूगल स्कॉलर को इंटीग्रेट करना चाहते हो, आप इसको यूज करना चाहते हो, तो गूगल स्कॉलर के लिए पाइथन आपको एक क्रॉलिंग का पैकेज देता है। आप गूगल को वेब क्रॉलिंग नहीं कर सकते, ओके, गूगल वेब क्रॉलिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, बट ये एक पैकेज प्रोवाइड करता है, स्कॉलरली समथिंग करके कोई पैकेज है उसका। उस पैकेज को अगर आप यूज करते हो तो आप गूगल स्कॉलर को भी क्रॉल कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो इफ आई सपोज सर्च फॉर कोविड, मैं ऐसे कोविड सर्च कर लेता हूँ तो कोविड के पेपर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अब मुझे अगर कोई भी पेपर चाहिए, क्रॉल करना है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि साइटेड बाय कितना है, कितने वर्जन है, या अंदर जाकर उसके मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर आनी है, तो ये सब कुछ करने के लिए आपको पैकेज मिलते हैं। ओके, so I hope we are clear till here. Still any question query left, then please ask. Or now we'll continue. हेलो हेलो सर, ये हेलो, जो लोएस्ट कंपेरिजन वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वो कैसे बनाती हैं सब डेटा? कौन सी वो भी कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है? जो लोएस्ट प्राइस बताती हैं, जैसे अभी आप जो बता रहे थे कि फ्लाइट के जो टिकट्स हैं उसके लोएस्ट हाँ हाँ, फेयर ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सब कुछ एपीआई कॉल है। एपीआई फिर से कॉल से बताएंगे करते हैं। क्या सर? सर, एक बार थोड़ा डिटेल से बताएंगे सर, एग्जैक्टली कैसे करते हैं वो लोग जैसे कंपेरिजन अभी हम वगैरह? लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ट्विटर की एपीआई को हिट किया, तो हम लोगों को ट्विटर की एपीआई हिट करने के बाद ट्विटर का डेटा मिला ना, तो अब हर एक किसी ना किसी की सबकी एपीआईज होती हैं। आपके पास अगर एपीआई होगी मतलब आपके पास भी कोई ऐसा यूआरएल होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये हिट किया तो बदले में मुझे जेसन मिल जाता है। ये चाहिए हमें, अगर हमारे पास ये अवेलेबल होगा तो हम उनका डेटा शो कर पाएंगे। अब सपोज मेक माई ट्रिप है या कोई भी है, वो विजिट कर सकता है उस होटल के पास। सपोज हम चलते हैं मेक माई ट्रिप के पास, ओके। अब मेक माई ट्रिप की मैंने एपीआई चेक नहीं की है, ऑल दो मैं ऐसा लिख देता हूँ मेक माई ट्रिप एपीआई, तो माइट बी अवेलेबल हो या ना हो, पार्टनर विद अस समथिंग कुछ आ तो रहा है, पता नहीं एपीआई होगा कि नहीं होगा, वो देखना पड़ेगा। तो अगर आपको एपीआई मिल जाता है उसका, तो आप भी फिर इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आई थिंक वी कैन इंटीग्रेट, ट्रायल हो तो वही अगेन आपको रजिस्टर करना है। एपीआई की मिलने का मतलब यूआरएल मिलेगा आपको, बस स्टार्ट डूइंग दैट। एपीआईज में बाकी देखो जो आपको बोल रहा है फ्लाइट एपीआई मिलता है, होटल एपीआई, कार एपीआई, किसकी एपीआई चाहिए? फ्लाइट एपीआई चाहिए आपको, तो फ्लाइट बुकिंग की एपीआई मिल सकती है आपको। तो जो भी चाहिए ना उसके आगे एपीआई वर्ड लगाकर आप एक बार देखोगे तो डेफिनेटली मिलेगा। पहले यहाँ पे रजिस्टर वगैरह जरूर करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि सब अगेन मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये सब ऑथराइजेशन वाली चीजें ऑथेंटिक चीजें हैं। जी सर। देख रहे हो, आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा एक्सेस के लिए, ठीक है? जब अप्लाई करते हो तो उसके बाद वो आपको अलाउ करेगा कुछ भी, जो भी प्रोवाइड करेगा, ओके। उसका सर ये सब डेटा लेके मैन्युअली ही कंपेरिजन करा सकते हैं, वो अपना मैन्युअली अलग से कोड डालना पड़ेगा, है ना, कंपेरिजन का? हाँ, बाकी कोड मैनुअल है। जैसे अब ट्विटर के लिए तो ट्वीपाई आ गया सपोज, गूगल के लिए भी मेरे पास गूगल एपीआई आ गई, लेकिन अब सपोज फेसबुक के लिए मेरे पास कोई एपीआई नहीं है, तो मेक श्योर कि हमें कोई ना कोई यूआरएल चाहिए होगा, जैसे कि ये यूआरएल मिला था ना, ये उसके बाद तो पाइथन लिखा जाता है। लेकिन अब सपोज हम कोई एग्जिस्टिंग प्री डिफाइंड लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं ट्वीपाई जैसी कोई, तो उसके लिए फिर ट्वीपाई के ही मेथड्स हमें काम करने पड़ेंगे। गूगल एपीआई से कनेक्ट करेंगे तो गूगल के एपीआई के मेथड होंगे। लेकिन अब अगर मुझे चाहिए फ्लाइट्स का डेटा चाहिए मुझे, या होटल्स का डेटा चाहिए मुझे, तो उनकी एपीआई का या तो यूआरएल चाहिए, यूआरएल मिलेगा तो हिट होगा, या कोई पैकेज हो पाइथन के पास, तो ऑब्वियसली हर चीज के लिए तो पैकेज नहीं हो सकता, तो यूआरएल चाहिए। उस यूआरएल में एपीआई टोकन पड़ा होगा, जैसे कि मैंने आपको गिफी डेवलपर के बारे में बताया था, याद है? अभी हमने जब गिफी एपीआई की बात की थी यहाँ पर, तो गिफी एपीआई में हम लोगों को कोई ऐसे पाइथन का कोई पैकेज नहीं है। आपको यहाँ जाकर लॉगिन करना है। आप सपोज गेट स्टार्टेड पे जाते हो और नीचे चलते हैं, और यहाँ से आपको कोड एग्जाम्पल मिलता है। कोड एग्जाम्पल में अगर आप जाओगे तो आपको यूआरएल मिलेगा, ये देखो ये आ गया यूआरएल, ठीक है? लेकिन अगर आपको यूआरएल हिट करना है तो यू नीड दी एपीआई की, आपको एपीआई की चाहिए होगी उसके लिए, तो उसके लिए यहाँ पर लॉगिन आ रहा है, लॉगिन करना पड़ेगा,
ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पर एपीआई की मांग रहा है आपसे, आप एपीआई की पास करोगे तो ये क्या करेगा, आपको इस रेयान गॉसलिंग की 5 GIF इमेजेस निकाल कर दे देगा। मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ, आई थिंक मेरे पास है इसका शायद एग्जांपल कहीं पर, गिव मी अ सेकेंड। देखो मैंने इसका एग्जांपल बिल्ड किया हुआ है, ये मेरे को याद था, लेट मी शो। तो मैंने एक एग्जांपल बिल्ड किया हुआ है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ एक इमेजेस नाम का फोल्डर भी है, मैं अभी के लिए इनको डिलीट कर देता हूँ सपोज। तो मेरे पास क्या होगा कि जैसे ही मैं ये कोड एग्जीक्यूट करूंगा, ये आपसे इनपुट मांगेगा कि आपको किसकी GIF इमेजेस चाहिए। ये URL था, वहीं से मैंने उठाया है। यहाँ पर आपको q is equals to to search, क्या सर्च करना है, और API की क्या है आपकी, ये मेरी API की है जो मेरे को गिफी की वेबसाइट से मिली। लिमिट 20 मतलब 20 इमेजेस डाउनलोड करके देगा। ये डाउनलोड करने का कोड है, ये नहीं देगा डाउनलोड करके, तो जेसन देगा। अब उस जेसन से मुझे क्या करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मुझे उसमें से डेटा निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो सपोज मैंने इसको रन किया जाकर, एंड इफ आई सर्च हियर एनीथिंग, सपोज टॉम एंड जेरी, तो ये क्या करने वाला है, उसकी मुझे GIF इमेजेस निकाल कर देनी शुरू कर देगा। मेरे पास ये इमेजेस फोल्डर है, अब आप देखो इमेज डाउनलोड होनी शुरू हो गई आपके सामने। जी। ऐसे ही बाकी वेबसाइट्स का भी है कि जिसका भी आपको डेटा चाहिए, आपको URL चाहिए होगा, URL हिट करेंगे, जेसन मिलेगा, जेसन को प्रिंट कर देना है मुझे। ये पाइथन का कोड हम जो दूसरे जो प्रोग्राम्स बनाते हैं किसी के भी कोड में से तो इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या इसको, एनवायरनमेंट क्या वगैरह क्या कैसे क्या सेट करें? समझ नहीं आया आपने क्या कहा, एक बार रिपीट करें। जैसे मैं C या C++ वगैरह में अपना कोई वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ, उसमें पाइथन का हाँ कोड हाँ, कैसे इंपोर्ट करूंगा उसमें पर्टिकुलर अगर जो करना है तो? C++ में देखो, इसके पास पाइथन के पास तो ये फैसिलिटी है, आई डोंट नो C++ के पास है। पाइथन में है अलग अलग चीजों का, जैसे पाइथन के पास एक होता है जाइथन, जावा से इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही सी के लिए साइथन होता है। हम्म। ओके, ये इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ ऐसी प्रोवाइड करता है, सी एक्सटेंशन फॉर पाइथन, इनको आपको देखना पड़ेगा। तो सी लाइक आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको साइथन पे जाना पड़ेगा, जावा के साथ चाहिए तो जाइथन पे जाना पड़ेगा, डॉटनेट के साथ चाहिए तो आयरन पाइथन आता है, उसके पास जाना पड़ेगा। तो इन सबके सिंटेक्स डिफरेंट होंगे या यही सिंटेक्स पाइथन चलेंगे ही आप? लिखना है, नहीं 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 नहीं, सिंपल है, आपने पाइथन ही लिखना है। जैसे मैं आपको ना जाइथन का दिखाता हूँ, मैंने साइथन ज्यादा यूज नहीं किया है, जाइथन किया है थोड़ा बहुत, तो आप उसका सिंटेक्स देखना। जावा के अंदर पाइथन लिखना है आपको, ये देखो, ये ना पाइथन का कोड है लेकिन जावा के अंदर लिख रहे हो आप। ये देख रहे हो ऊपर जावा डॉट लैंग इम्पोर्ट, जावा डॉट लैंग तो जावा का पैकेज है ना, लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं। और सिस्टम क्लास कहाँ से आ रही है, जावा से आ रही है। ये सिस्टम कहाँ से आता है, जावा में होता है, पाइथन में नहीं होता सिस्टम क्लास। लेकिन आप कोड सिंटेक्स यूज करोगे पाइथन का, और ये कोड इक्विवेलेंट हो जाते हैं फिर। तो उसके पैकेजेस समझने पड़ेंगे आपको कि कौन से पैकेजेस हैं जो ऐसा करते हैं, किन पैकेजेस के साथ में। जैसे मैंने जाइथन को एक्सप्लोर किया हुआ है थोड़ा बहुत, साइथन को नहीं किया इतना, तो मुझे पता है कि हाँ जावा के साथ पाइथन इंटीग्रेट किया जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर को इंपोर्ट किया हुआ है जावा के कोड में। तो ऐसा हर प्रोग्रामिंग के साथ आई डोंट थिंक होता है। बाकी अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ज्यादातर एपीआई कॉल्स के थ्रू डेटा एक्सचेंज करते हैं, कोड कभी एक्सचेंज नहीं करते कि मैं पाइथन का कोड सी में लिखूं या सी का कोड पाइथन में लिखूं, ऐसा उसके लिए पाइथन ने फैसिलिटी दे दी है बस आपको। बट स्टिल ज्यादातर जो डेवलपर होगा होगा कोई, सपोज एक जावा डेवलपर है, आप जावा डेवलपर हो, मैं पाइथन डेवलपर हूँ। बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जैसे अमेजोन प्राइम है, अमेजोन प्राइम एक वेब एप्लीकेशन है, उस वो लिखा गया HTML CSS जावास्क्रिप्ट Node.js ऐसी ऐसी प्रोग्रामिंग पे, उसमें पाइथन का कोई मशीन लर्निंग का कोई वहां पे रोल नहीं था, लेकिन उसमें मशीन लर्निंग इंटीग्रेटेड है। मशीन लर्निंग का कोड उन्होंने पाइथन में लिख दिया, लेकिन एप्लीकेशन बनाई है किसी दूसरी प्रोग्रामिंग में। अब पाइथन को Node.js से कैसे कनेक्ट करें, एपीआई कॉल, पाइथन से एपीआई बनाओ, Node.js में फेच कर लो। जैसे अभी हम फेच कर रहे हैं पाइथन से,
ऐसे ही पाइथन से अपनी एपीआईज बना भी सकते हो आप। ये जो आप गेट कर रहे हो ना चीजें, इनको बना भी सकते हो। कि अगर आपकी कोई एक वेबसाइट है, जैसे अपने कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं, कि सपोज आप अपने कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को एक फैसिलिटी देना चाहते हो कि वो ऑनलाइन कॉलेज के कोई भी नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, पीडीएफ अपलोड कर दिए बहुत सारे, एक वेबसाइट बनाकर उस पर। अब आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट की एपीआई बना दी, स्टूडेंट्स को यूआरएल दे दिया। जैसे ही वो उस यूआरएल को हिट करेंगे, बदले में उन्हें क्या मिलेगा, आपका डेटा। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। और एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो आई होप नाउ एपीआई कॉल कॉन्सेप्ट इज क्लियर। माइट बी 100% नहीं है, बट स्टिल कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ओके, तो आप एपीआई कॉल कर सकते हैं इजीली। सर एक्सक्यूज मी। यस मैम। सर जैसे हमने पहले यूआरएल का देखा था कि यूआरएल से हमने डाटा फेच किया, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। अब एक ये एपीआई के थ्रू जो अभी ये विजिबल है स्क्रीन पे, इससे हमें डाटा का यूआरएल तो नहीं मिला, डाटा अलग नहीं फॉर्म में मैम, मिला है। हाँ हाँ हाँ। तो मैम ये तो इसीलिए ऐसा जैसे हो पाया क्योंकि जेसन पाइथन के जेसन पास का उसका यूआरएल तो पैकेज, नहीं। हाँ जी। पाइथन के पास उसका ना पैकेज है ट्विटर का, इसलिए यूआरएल की जरूरत नहीं है। अगर पाइथन के पास उसका पैकेज नहीं होता तो हमें यूआरएल की जरूरत पड़ती। जैसे मैंने बताया ना, फेसबुक है, आप फेसबुक से इंटीग्रेट करोगे और सपोज पाइथन के पास फेसबुक की कोई पैकेज नहीं है, तो यूआरएल मिलेगा, यूआरएल से डेटा मिलेगा। जैसे वो ओके गिफी एपीआई दिखाया मैंने आपको अभी। ओके सर, थैंक यू। तो ये दो ही तरीके मिलेंगे आपको। पैकेज मिल गया तो यूआरएल की जरूरत नहीं है, यूआरएल है और अगर आपको यूआरएल मिल जाता है तो उसी से डेटा मिलेगा फिर आपको। तो यूआरएल है तो फिर एपीआई की जरूरत नहीं है। दोनों एपीआई ही, देखो ये भी एपीआई है, ये भी एपीआई है, ठीक है। बस फर्क इतना है, एक में यूआरएल की जरूरत नहीं है, एक में पाइथन ने पैकेज बना दिया। क्योंकि पाइथन को पता है ट्विटर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होंगे लोग, तो पाइथन को ट्विटर से कनेक्ट मारते होंगे सब। ट्वीट्स चाहिए या ट्वीट आपको डालना है, कुछ भी करना है, पाइथन के साथ इंटीग्रेट करना है आपको एट द एंड। तो पाइथन ने पैकेज बनवा दिया उसके लिए कि हाँ ट्वीट बाय पैकेज, आप इसको एक्सेस करो, आपको इतनी यूआरएल हिट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके मैम। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, और एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो इफ नो क्वेश्चंस आर लेफ्ट तो हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स अपने वापस कंटिन्यू करते हैं। इन बिटवीन अगर आपको कोई और टॉपिक ऐड करना होगा, कुछ और एक्स्ट्रा आपको समझना है, तो वो भी प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मैं फ्लो के अकॉर्डिंग ही चलने वाला हूँ। बीच में जैसे आपने मेरे को एपीआई कॉल्स के एग्जांपल्स के लिए बोला, आई हैव इंटीग्रेटेड, आप किसी और एग्जांपल के लिए भी बोलोगे, किसी और डोमेन की बात करोगे कि नहीं सर वैसा कुछ भी देखना चाहते हैं, तो आई विल डेफिनेटली इंटीग्रेट। लेकिन आपको मेरे को पहले बता देना है, ठीक है, सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन एडजस्ट द कंटेंट। किसी का कोई भी रिक्वायरमेंट हो, जस्ट आस्क। सर ये कैसे पता चलेगा कि हमें डाटा यूआरएल के थ्रू मिलेगा या कीज के थ्रू मिलेगा? एक जो अब हमारी रिक्वायरमेंट है, ये कहीं मैम मेंशन ये होगा चेक साइड? करना पड़ेगा, इसका कोई ऐसे डेफिनेट सिंपल मैं भी नहीं जानता। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सपोज फेसबुक है, अब फेसबुक की एपीआई आपको चाहिए, तो आप सर्च कर सकते हो पाइथन फेसबुक एपीआई, आप एपीआई तो सर्च कर ही सकते हो, है ना। एपीआई आपको मिल जाती है। तो देखो मैंने पाइथन फेसबुक एपीआई सर्च किया था, आई वाज नॉट अवेयर लिटरली कि पाइथन फेसबुक एपीआई नाम का पैकेज अवेलेबल है, देखो। ठीक है, ये मैंने आपके सामने ही देखा है फर्स्ट टाइम। मैंने कभी फेसबुक को इंटीग्रेट किया है जरूर है, लेकिन यूआरएल के थ्रू किया है। मैंने फेसबुक को ऐसे इंटीग्रेट नहीं किया कि एक पैकेज मिल गया। ओके, तो ये डिपेंड करता है, अगर आप एपीआई ढूंढ रहे हैं, यूआरएल मिल जाता तो यूआरएल तो है ही, लेकिन आप पैकेज सर्च कर सकते हैं। क्या इज देयर एनी पैकेज, कोई ऐसा पैकेज है क्या कि पाइथन को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज लिंक्डइन मेरे पास एग्जांपल है, अब मुझे चाहिए लिंक्डइन,
पाइथन लिंक्डइन एपीआई। ओके, तो अब ये चेक करते हैं। अब माइट भी इसका कोई प्री डिफाइंड पैकेज ना हो। ओके, तो इसका शायद कोई प्रीडिफाइंड पैकेज ना हो, माइट भी हो सकता है, तो वो अगेन हमें सर्च करना है। अब जैसे मेरे को एक पैकेज बता रहा है कि हाँ देयर इज अ पाइथन लिंक्डइन V2 के नाम से कोई पैकेज मिल गया, तो माइट भी मैं इसको चलाकर देखूं तो मेरे को डेटा मिल सकता है लिंक्डइन का भी। ये देखो बिल्कुल है, पूरा का पूरा कोड भी आपके सामने है। सो सर्च करना पड़ेगा, ऐसा कोई डायरेक्ट इसका वो नहीं है कि किसका कोई पता करने के लिए स्पेसिफिक वेबसाइट हो आपके पास। यू हैव टू सर्च फॉर दैट। क्योंकि ना पाइथन में अगर आप ये जो वेबसाइट ओपन होती है ना बार बार पाई पाई के नाम से, अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे, ये पाइथन की मेजर एक लाइब्रेरी है जिसमें प्रोजेक्ट्स हैं इसके। अगर आप देखें तो इतने पैकेज हैं पाइथन के पास, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, तो डेफिनेटली आप सारे पैकेजेस के बारे में तो नहीं जान सकते। आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ये पैकेज एग्जिस्ट करता है या नहीं। एग्जिस्ट करता है तो यूज इट, नहीं करता है तो यूआरएल निकालो। ज्यादातर जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, ब्रांड होते हैं, उनके पैकेजेस सब बनाकर रखते हैं। यूट्यूब का पैकेज होगा, फेसबुक का होगा, गूगल का डेफिनेटली होगा। जो बड़े ब्रांड्स है जो हर कोई इंटीग्रेट करता है, उसके पैकेज मिलते ही मिलते हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीजें हो गई, जैसे होटल्स हैं, इन सब के पैकेजेस कौन बनाएगा, है ना? या फ्लाइट्स है, इनके पैकेजेस कौन बनाएगा कि आपको ये चेक करना है एयर इंडिया की फ्लाइट आज कितनी है, कहाँ कहाँ के लिए है। इसका कोई पैकेज नहीं होगा ना पाइथन के पास। यू नीड एपीआई फॉर दैट। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। तो नाउ द टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस। अब हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो क्या है, फंक्शंस इन पाइथन। तो पहले बेसिक सिंटेक्स देख लेते हैं, बेसिक सिंटेक्स क्या होता है पाइथन के अंदर फंक्शंस का। देन विल बी टॉकिंग अबाउट लिटिल बिट मोर डिटेल्ड पार्ट कि पाइथन में क्या ऐसा एक्स्ट्रा होता है फंक्शंस में जो बाकी प्रोग्रामिंग्स में नहीं होता। सो लेट्स से देयर इज अ फंक्शन नोन एज ऐड। तो पाइथन में फंक्शन बनाने का ये सिंटेक्स होता है हम लोगों के पास, x इज इक्वल्स टू समथिंग, y is equals to something, and z is equals to x plus y, and then print sum is comma z, and that's it। तो ये मेरे पास एक फंक्शन बन जाता है जिसका नाम है add। now you can call this particular function, इसको कॉल करके आते हैं। क्योंकि फंक्शन के दो ही पार्ट होते हैं, एक डेफिनेशन एक कॉल। तो डेफिनेशन बनाने के लिए आपको डेफ कीवर्ड यूज करना पड़ता है, फंक्शन का नेम, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं। लेट्स से द फंक्शन नेम इज ऐड हो गया हम लोगों के पास। अब एक चीज ये याद रखना है कि जब भी आप फंक्शंस बनाते हैं तो आपका ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है कि देयर आर लोकल वेरिएबल, देयर आर ग्लोबल वेरिएबल्स एंड ऑल। तो ये जितने भी वेरिएबल्स होंगे, ऑल दीज वेरिएबल्स आर लोकल टू अस। हम क्या करते हैं, इसी कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं एंड यहां जाकर लिख देते हैं ग्लोबल x, y। तो ये क्या करता है, जाकर आपके एक्स वाई को ग्लोबल बना देता है। ओके, अभी अगर आप x प्लस वाई करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी एक्स वाई डिफाइन नहीं हुआ है। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक तो एक्स वाई नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप ऐड को कॉल करते हैं, उसके पास क्या आ गया, एक्स वाई, एंड एक्स वाई को आपने क्या बनाया, ग्लोबल। अब आप x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई जो करना चाहे कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास लोकल वेरिएबल होते हैं, और आप ग्लोबल बनाना चाहो तो उनको ग्लोबल भी बना सकते हो। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो इसमें जो ग्लोबल एक्सेस है जो लाइफ टाइम वो कब तक रहता है? मैम पूरे उसके लिए पूरे जो भी आपका ये नोटबुक है। मतलब फुल जब तक हम ऑन रखेंगे ये नोटबुक तब तक वो हाँ, एक्सरसाइज चलेगा? जब तक वो ओपन है तब तक वो एक्सेस, ये तो वेरिएबल हो गया ना। अब आपका नॉर्मल अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो वो कब तक एक्सेसिबल है, जब तक वो चल रहा है पीछे पाइथन में। हाँ, क्योंकि हम जब नॉर्मल करते हैं एक्स वाई तो वो भी अवेलेबल ही रहता है लास्ट तक। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बस ये इसलिए हो गया कि अगर आपने कोई लोकल वेरिएबल बनाया है तो एक फैसिलिटी है कि लोकल को इन एनी केस यू वांट टू मेक द ग्लोबल, वी हैव अ ग्लोबल कीवर्ड। ऐसा करना गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लोबल वेरिएबल्स तो नहीं होने चाहिए ना डिक्लेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर क्या ग्लोबल को हाँ जी अंदर सर, फंक्शन में यूज कर सकते हैं? ग्लोबल वेरिएबल को हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकते आप उस वेरिएबल की वैल्यू जो आपने बाहर डिफाइन की है ना,
फंक्शन के बाहर सपोज आपने एक वेरिएबल लिया हुआ है, लेट अस से वेरिएबल का नाम आपने रख दिया नेम, नेम इज इक्वल्स टू रवि, ठीक है। अब आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम आपने लिखा हुआ है ग्रीट। अब ग्रीट के अंदर आपने बोला, अच्छा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो वैसे भी चेंज नहीं होती तो नेम नहीं लेते हम, ठीक है। लेट्स टेक समथिंग एल्स कि आपके पास एक एज वेरिएबल है, आपने यहाँ पर एज मेंशन कर दी 20। अब आप बोलते हो कि एज को चेंज कर दो, सो एज प्लस इक्वल्स टू कर देते हैं 10 और यहां से प्रिंट कर देते हैं नाउ एज इज कॉमा एज, ठीक है। और ग्रीट नहीं रखते, इसका नाम रख देते हैं चेंज एज। अब आप इसको चलाने की कोशिश करना, आप इसको कॉल करो। अब ये क्या कहता है, ये कहता है देखो आप एज वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते ऐसे, ओके। व्हाट इट इज गोइंग टू से कि एज इज नॉट डिफाइंड, एज कोई वेरिएबल ही नहीं है चेंज एज फंक्शन के अंदर, क्योंकि अगर एज वेरिएबल चेंज एज, सॉरी, अगर एज वेरिएबल चेंज एज फंक्शन के अंदर चेंज हो गया तो फिर वो लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। So that means कि ये बाकी लैंग्वेजेस की तरह वर्क नहीं करता, बिकॉज अदरवाइज इन अदर लैंग्वेजेस एज मे बी अ लोकल, वो तो लोकल के अंदर दूसरा वेरिएबल नेम हो गया। मैम देखो दो चीजें हो गई मेरे पास। अब एज आपका ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। यस अगर एज आपका ग्लोबल वेरिएबल है तो ग्लोबली कहीं भी चेंज करो, यूज करो। बट अगर आप एक स्कोप के अंदर चले जाते हो, यू आर गोइंग इनसाइड अ फंक्शन, फंक्शन में आप एज की वैल्यू चेंज कर रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फंक्शन के अंदर एज की वैल्यू चेंज हो गई तो फिर बाहर जो कि ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करते हैं और अंदर लोकल वेरिएबल एक्सेस करते हैं, दोनों अलग अलग बातें नहीं हो गई फिर ये। अब क्योंकि जो लोकल का स्कोप होगा उसमें तो लोकल वेरिएबल ही चेंज होना चाहिए ना। यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर बाकी के जो जैसे सी प्लस प्लस या जावा किसी में भी होता है ग्लोबल वेरिएबल, अगर वो फंक्शन में उसमें तो कॉल ये होता करता है ना है कि तो if उसकी if वैल्यू। there is a global variable that can be changed by any function wherever we are accessing that variable, इसमें तो opposite हो रहा है। हाँ जी, तो लाइक नाउ व्हाट कैन आई से फॉर दैट, व्हाट कैन आई डू फॉर दैट? लाइक मेरे पास अगर एज वेरिएबल है उसको आप फंक्शन के अंदर चेंज नहीं कर सकते। अगर लोकल वेरिएबल भी डिफाइन करें इसमें फिर चेंज कर सकते हैं क्या एज करके सेम नाम से है? वो तो लोकल वेरिएबल है, वो तो जो मर्जी हम उसके साथ कर ही सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं बाकी प्रोग्रामिंग्स की बात करूं, जैसे अगर आप मेरे से बात करें सी प्लस प्लस या जावा के अंदर, तो वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे चलता ही नहीं है। वहां पे तो आपको क्लास बनानी पड़ती है ना पहले। क्लास के अंदर वेरिएबल होता है, उसको आप फंक्शन के अंदर जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं ना। अब वो पूरे उसके अंदर स्कोप के अंदर यूज होता है यूजिंग द दिस कीवर्ड, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया, आप इसको जावा के साथ रिलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जावा में क्लास होती है, क्लास में वेरिएबल डिफाइन होता है और वेरिएबल फिर आपका अलग अलग फंक्शंस में एक्सेसिबल बनता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। मैं क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना के भी वेरिएबल को वैसे मेंटेन कर सकता हूँ जैसे आप बोल रहे हो कि जावा में ऐसा होता है, वैसा नहीं होता है। सेम पाइथन में भी होता है। बट फंक्शन है मेरे पास एज एक ग्लोबल वेरिएबल है। अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर लोकली आके चेंज कर दोगे तो इम्पैक्टफुल होगा। और ये जो फीचर है जावास्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जावास्क्रिप्ट में चलता है। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग के अलग अलग बिहेवियर होंगे डेफिनेटली। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि वहां ऐसा क्यों होता है या यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता, या यहाँ ऐसा क्यों होता है वहां ऐसा क्यों नहीं होता। उसका कॉन्सेप्ट अलग है, उसने बना दिया। कहता है कि आप ग्लोबल को लोकल में चेंज नहीं कर सकते। वो एरर देगा कि लोकल वेरिएबल एज रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, कि आप एज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो जबकि एज को आपने डिफाइन नहीं किया है। क्योंकि अगर मैं एज प्लस इक्वल्स टू 10 को ओपन करूं तो इसका मतलब ये लिखा है एज इक्वल्स टू एज प्लस 10। अभी कह रहे हैं कि ये एज कहाँ है, आप बोलोगे यहां है, ग्लोबली है ये तो, लेकिन फंक्शन के अंदर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर ओके, तो एज ए कांस्टेंट काम करते हैं ग्लोबल वेरिएबल। कांस्टेंट क्यों? आप फंक्शन के बाहर तो चेंज कर सकते हो ना, इनसाइड द फंक्शन ओनली। इनसाइड द फंक्शन। हाँ, वहां पर कांस्टेंट काम करेगा, वो एज इट इज जैसा है बस वैसा ही यूज होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते फंक्शन के अंदर। तो इसमें सर कोई स्टैटिक कीवर्ड वगैरह भी होता है? स्टैटिक कीवर्ड बाय डिफॉल्ट नहीं होता इसके पास।
क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहां पर स्टैटिक एक एनोटेशन होती है, स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता कोई भी इसके पास बाय डिफॉल्ट। ओके सर, थैंक यू। और एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? इसमें भी क्लास और ऑब्जेक्ट वाले वो कंसेप्ट चलते हैं क्या, क्लास स्ट्रक्चर्स हाँ जी, वाले? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली पाइथन सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी, प्रोसीजरल भी और फंक्शनल भी। तो अभी हम सिर्फ फंक्शनल वाला पार्ट देख रहे हैं एक्चुअली उसका। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है उसके लिए क्लास ऑब्जेक्ट बनाना है, बट वो डेटा साइंस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है कि अगर आप जेंगो वेब एप्लीकेशन या फिर कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन कुछ ऐसा करना चाहते हैं, फॉर दैट यू कैन गो फॉर दैट। तो बाय डिफॉल्ट इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बिना क्लास ऑब्जेक्ट के भी हम बहुत कुछ इसमें बना सकते हैं। इसका जैसे जो एज वैल्यू वाले ग्लोबल वाला, ये किस मेमोरी में जाके होगा, स्टैक या हीप? सॉरी। ये जो एज वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन किया ग्लोबल का, वो किस मेमोरी में जाके एज होता है, जैसे सी से कंपैरिजन करें या सी प्लस प्लस से? अब अगर मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो देखो पाइथन का अपना खुद का ऑटोमेटिक एक मेमोरी मैनेजमेंट होता है। कि अभी तो फिलहाल हम चलो कोलैब यूज कर रहे हैं, तो जो भी पाइथन का मेमोरी मैनेजमेंट है वो क्या करता है, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर जितने भी वेरिएबल होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसका जो हीप बनता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए ही बनता है, इसमें कोई हमारे पास प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का कॉन्सेप्ट है नहीं। जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है सी प्लस प्लस है, वहां पर अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां पर प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। प्रिमिटिव के अंदर आप क्या करते हो, आपके इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ये सब क्या है, प्रिमिटिव है, जिनकी मेमोरी फिक्स्ड है, रिजर्व्ड है। यहाँ नहीं है। ओके यहाँ पर सब कुछ ऑब्जेक्ट है, तो जो हीप एरिया होगा इसका, हर चीज एक ऑब्जेक्ट बनती है वहां पर। और ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी होगी वो हम चेक कर सकते हैं ऑब्वियसली कितनी मेमोरी होती है, लेकिन हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वो मेमोरी एलोकेट होगी। इसीलिए यहाँ पे हर चीज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को फॉलो करती है। ओके थैंक यू। बाकी अगर इसकी मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। इतनी कुछ चीजें चल रही होती हैं पीछे, कि पीवीएम चल रहा होगा, पाइथन वर्चुअल मशीन होती है हम लोगों के पास, पीवीएम दैट इज दैट। तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट चल रहा होता है कि वेरिएबल मेमोरी में आता है, ऑटोमेटिक ट्रेस होता है, रेफरेंस काउंट होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कितने रेफरेंसेस मिले हुए हैं। अगर रेफरेंस काउंट 0 हो गया तो मेमोरी से ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो। तो रेफरेंस काउंट नाम की एल्गोरिदम भी चल रही होती है चेक करने के लिए कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी में रखना है या नहीं रखना है। सो दिस इज द पर्टिकुलर, लाइक मैंने आपको समराइज करके बता दिया है कि मेमोरी मैनेजमेंट ऐसे होती है इसके अंदर। बाकी तो ऑब्वियसली इन डिटेल देखेंगे तो पूरा खुल के आएगा ना अंदर ट्रेस उसका। मेरे को लग रहा है आप लोगों का पाइथन फॉर डेवलपमेंट होना चाहिए था पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप सब लोग डेवलपमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हो मेरे को। एक्चुअली सर सही क्वेश्चन है ना, सारे बच्चे पूछते हैं जब भी जावा पढ़ाते हैं या सी प्लस प्लस पढ़ाते हैं, तो उनका क्वेश्चन रिलेटेड टू मेमोरी, डेटा टाइप एंड ऑल, ये सब ओके चलता ओके, रहता है। कोई नहीं सर, आप जो मर्जी जो पूछते हैं बच्चे आप मेरे से पूछ डालो, मैं सबके आंसर करता हूँ आपको। देखो अभी, और आपको रेफरेंसेस चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो कि हाँ जी कहाँ से आपको बेस्ट इसका सॉल्यूशन या आंसर मिल सकता है, सब कुछ मिलेगा आपको। आप पूछ लेना जो भी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हो, रिलेटेड टू एनीथिंग, लाइक आई एम ओपन कि आपको मेमोरी के रिलेटेड जानना है, क्लास ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जानना है, जो भी चाहिए। मैं आपको कुछ एक दो प्रॉपर रेफरेंसेस भी शेयर कर सकता हूँ इन फ्यूचर की, ताकि आप लोग कभी भी अगर पाइथन देखना चाहते हो या एडवांस लेवल ऑफ पाइथन समझना चाहते हो तो, क्योंकि ना पाइथन बहुत बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा डीप है, और हर क्वेश्चन का आंसर हर किसी को नहीं पता होता। लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर मुझे भी नहीं पता होगा डेफिनेटली। तो अब उनको भी तो हमें स्मार्टली हैंडल करना है। उनको हैंडल करने के लिए हमें उसे रिलेट करना पड़ेगा चीजों के साथ। अब चीजों के साथ रिलेट होगा जब हमें वो रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए एटलीस्ट। सपोज आपसे कोई मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पूछ लेता है और आपको नहीं पता, ओके लेट्स टेक दिस थिंग वेरी सिंपल, कि आपसे कोई मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पूछा, आपको नहीं पता, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत, क्योंकि बेसिक है रिलेट, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग की एक मेमोरी मैनेजमेंट होती ही है डेफिनेटली। तो अगर उसका मुझे थोड़ा बहुत भी पता है ना, तो मैं आराम से उसको हैंडल कर सकता हूँ फिर, कि हाँ मैं उसके रिलेट कर करके चीजें मैनेज कर सकता हूँ कि ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट 70% कॉन्सेप्ट तो सेम ही फॉलो कर रही होती है ना बैकएंड पे।
तरीके बदल जाते हैं करने के। जैसे जावा है, जावा की अगर मैं बात करूं तो वो भी गार्बेज कलेक्शन का जो उसका कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे मार्क एंड स्वीप करके एल्गोरिदम चलाता है। वो कि ऑब्जेक्ट को मार्क करता है, फिर स्वीप कर देता है, मेमोरी से डिलीट कर देता है, गार्बेज कलेक्ट कर देता है, ऐसा होता है। अब पाइथन ऐसा नहीं कर रहा। पाइथन का तरीका अलग है गार्बेज कलेक्शन का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीक रेफरेंस काउंट करता है कि एक ऑब्जेक्ट को कितने रेफरेंसेस मिले, काउंट कर लेता है। अगर एक ऑब्जेक्ट को रेफरेंस 0 हो गया काउंट, मतलब कि एक आपने डिलीट कर दिए सारे ऑब्जेक्ट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस काउंट 0 होते ही उसको मेमोरी से डिलीट कर देता है। तो ये है जो हमें रिलेट करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा थोड़ा हमें नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट। बाकी किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क, एंड इट डजेंट मैटर कि आपका क्वेश्चन कुछ भी लेवल का हो सकता है, छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है। ओके, सो यू कैन आस्क एनीथिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अभी हम लोगों ने फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स तो देख लिया है पाइथन में कि क्या बेसिक लेवल पर सिंटेक्स है इसका। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू पास द पैरामीटर्स एंड ऑल। तो पैरामीटर पास करने के हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। सपोज यू हैव एक्स एंड वाई, और यहां जाकर आपने z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई किया डायरेक्टली, देन यू कैन प्रिंट हियर सम इज कॉमा z। अब मुझे क्या करना है, कैल्सी को कॉल करना है। आप कैल्सी को बिना पैरामीटर के तो कॉल कर नहीं सकते अब। ओके, सो दीज पैरामीटर्स यू नीड टू पास हियर। इनको बोलते हैं रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, इनको बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, ये जो एक्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आप पास करते हो 4,5, तो इट इज गोइंग टू कैलकुलेट फॉर दैट। अब ऐसे भी पास कर सकते हो कि आप लिख दो कैल्सी, देन यू कैन राइट हियर कि x की वैल्यू ये होनी चाहिए, y की वैल्यू ये होनी चाहिए। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि y की वैल्यू ये होनी चाहिए और x की वैल्यू ये होनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो ओके। ओके, इनको बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर कमेंट्स में, दीज आर नोन एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, और बाय डिफॉल्ट दीज आर दी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या है आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोगों के पास आते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है कि अब अगर यही फंक्शन मैं बिना पैरामीटर के चला दूं तो एक्स वाई की कोई डिफॉल्ट वैल्यू तो होनी चाहिए ना एटलीस्ट। सो एक्स इज 0, वाई इज 0। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप कैल्सी को ऐसे ही कॉल कर दो, तो x विल बी 0 एंड y विल बी 0, तो सम इज 0। आप एक नंबर पास करोगे तो एक ही वेरिएबल को मिलेगा, x को y को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि x पहले लिखा हुआ है। बाकी दोनों पास कर दोगे तो ओवरराइट हो जाएंगे x एंड y बोथ। तो कीवर्ड आर्गुमेंट का एडवांटेज क्या रहता है? अब थोड़ा रीडेबल ज्यादा है, बस कि मेरे पास अगर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं तो मैं मेंशन कर सकता हूँ कि किस पैरामीटर को क्या देना है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप जाएंगे किधर, वी नीड टू ओपन नोटबुक, ट्विटर एपीआई कॉल को ओपन करते हैं वापस। इसमें आपको नजर आएगा कि हमने कहां पर यूज किया है। देखो, ये जो आप पास करें ना, जैसे जितने भी पैरामीटर है क्यू, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। देखो, सिंस, डेट, सिंस, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, ये डिफॉल्ट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। ओके, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर में ये जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके अगर 10 पैरामीटर है, आपको सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखना, फिर किसी भी सीक्वेंस में पास कर दो आप। जैसे मैंने y पहले कर दिया, x बाद में कर दिया, तो मैं ये बेनिफिट ले सकता हूं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से। ओके, सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स। अब इसके अलावा एक और होता है हम लोगों के पास। सपोज वी हैव अ फंक्शन नोन एज ऐड। अब ऐड फंक्शन के अंदर हमारे पास एक x नाम का कोई पैरामीटर है और आपको करना है उसका सम। तो सम के लिए सम नाम का फंक्शन होता है प्रीडिफाइंड। तो डायरेक्टली सम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रीडिफाइंड फंक्शन तो है, बट आई वांट टू क्रिएट माय ओन फंक्शन फॉर द एडिशन, जिसमें मैं यूजर से एक्सपेक्ट करता हूँ कितने भी पैरामीटर पास करे, 2 4 6 8 10, उसका एडिशन में करके दे दूं। तो लेट्स टेक सम इज इक्वल्स टू 0 और प्रिंट कर देते हैं जाकर सबसे पहले x वेरिएबल को, ये चेक करने के लिए कि x वेरिएबल में क्या आता है। अब अगर आप ये चलाओगे तो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट? क्या आउटपुट आने वाला है इसका अभी? एरर आना चाहिए आई थिंक। डेफिनेटली एरर ही आना चाहिए, क्योंकि एक ही पैरामीटर आप पास कर रहे हैं, पोजिशनल, सॉरी 2 पास कर रहे हैं, वो एक ही रिसीव करता है।
तो स्टार एक पैरामीटर होता है, यहाँ पे स्टार एक्स लिख देते हैं। अब ये पॉइंटर्स नहीं है, ओके, दीज आर नॉट पॉइंटर्स, दिस इज द वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, इसको स्टार आर्ग्स बोलते हैं। व्हाट दिस थिंग इज नोन एज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, या आर्बिट्रेरी भी बोलते हैं। ओके, तो अब आप चलाएं इसको, बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। देखो आप 2 4 6 8 कितने भी पैरामीटर पास करें, एक भी ना पास करें, 2 पास कर दें, एक पास कर दें, इट्स अप टू यू नाउ, हर किसी के लिए चलेगा। आप देखो आपने क्या करना है, सम करना है, आप लूप लगा के आ जाओ, दैट फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स, अब डेटा टाइप मिलता है टपल, ये देखो टपल है ना, राउंड ब्रैकेट्स में है, तो इट्स अ टपल। तो सम प्लस इक्वल्स टू एक्स ऑफ आई, देन प्रिंट सम इज कॉमा सम, इसको एग्जीक्यूट करके परफेक्ट। तो ये होते हैं हम लोग के वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, कितने भी आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो यहाँ पर। ओके, then there is keyword variable length argument. Suppose there is a function known as a person, इसके अंदर हम लोग डिटेल्स फेच करते हैं, लेकिन ये जो डिटेल्स होंगी इसके लिए हम लिख देंगे डबल स्टार क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इट्स अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर हम डबल स्टार लिख देते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, आप कीवर्ड के थ्रू पास करोगे ना अब आप, सो यू विल बी राइटिंग कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जैसे कि नेम, और कीवर्ड्स भी फिक्स नहीं होंगे, जो मर्जी आप पास कर सकते हो। सपोज यू आर पासिंग द नेम एज राम, एज इज 50, देन सैलरी इज 50,000 समथिंग। अब ऐसे ही आपने एक और बार कॉल किया, लेकिन इस बार सैलरी पास नहीं की है, एज भी पास नहीं किया है, नेम पास कर दिया है सिर्फ, इसको कर देते हैं शाम, एंड दैट्स इट। तो ऐसे करके आई कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, वो जाकर अंदर उसके डिक्शनरी जैसा कुछ बना देता है। ओके, इज दैट क्लियर? इस वाले जो आपने बताया है ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, इसका यूज कैसे कहाँ करेंगे, मतलब कोई अभी एप्लीकेशन इसकी? हाँ, जैसे क्या है ना कि अब हम लोगों के पास, मैंने बताया कि डिटेल्स है, अब आप यूजर से कोई डिटेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, अब डिटेल्स में आपने ऑप्शन में दे दिया यूजर को कि वो क्या क्या डिटेल्स अपनी पास कर सकता है। ऑल द डिटेल्स आर नॉट मैंडेटरी, है ना, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, तो मेरे पास अब डिटेल्स हैंडल कर सकता है सबको इजीली, क्योंकि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आपको मिल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो डायरेक्टली मुझे डिक्शनरी रिटर्न कर देते हैं कि देखो इसने मेरे को ये आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, पर्सन 1 ने, पर्सन 2 ने ये पास किया है, तो ऐसे करके मुझे प्रॉपर डिक्शनरी की फॉर्म में की वैल्यू पेयर में डेटा मिल जाता है, इसने क्या पास किया है। ओके ओके, या थैंक यू सर। और ये जो अगर मुझे फंक्शन, यहाँ पे सर, हाँ जी मैम, अगर मुझे यहाँ पे मैंडेटरी करना हो कि सारे यूजर सारे फील्ड भरे, तो फिर मैम उसके लिए आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यूज करो, क्योंकि डिटेल्स अगर आप ये यूज करोगे तो उसके लिए तो मतलब वो डायनेमिक है, क्योंकि मैंने इसका नाम क्या बताया, वेरिएबल लेंथ, डायनेमिक होते हैं ये, जितने मर्जी पास कर सकते हो आप। ओके, फिर आप पोजिशनल यूज करोगे। ओके सर। तो सर इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग भी पॉसिबल है जो आप दिखा रहे हैं? नहीं सर, इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है, आप एक सेम नेम से दूसरा फंक्शन बनाओगे तो ओवरराइड हो जाएगा वो। आप पैरामीटर को चेंज करके जो लेटेस्ट फंक्शन आएगा उसकी मेमोरी में सिर्फ उसी को रीड करेगा, क्योंकि इंटरप्रेटेड है तो लाइन बाय लाइन चलेगा, जो उसको नहीं लास्ट आई सेम थिंक ये जो इसमें ये जो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, दैट इज इटसेल्फ एन ओवरलोडिंग फंक्शन। देखो आप एक तरह से वो वो ओवरलोडिंग ही होगा ना, ऐड को आप मल्टीपल उनके साथ। नहीं मैम, ये तो एक ही फंक्शन हो गया ना पर्सन, अगर मेरे पास हाँ, बट इट इज ओवरलोडिंग, एक्टिंग एज ओवरलोडिंग ना, बिकॉज इट इज वर्किंग विद द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मैम लेकिन फंक्शन तो एक ही है ना, आप फंक्शन हाँ, ओवरलोडिंग फंक्शन कब, एक ही है। आपने एक फंक्शन, आपने 4 फंक्शन बनाया है सेम नेम से, और हर किसी के पैरामीटर्स के टाइप्स अलग है ना, तब करते हैं ना आप। सो आई थिंक दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्म ना उसी का, हाँ, या आप नहीं? मतलब
मैं ये बोलूंगा, बोल सकते हो, नॉट द एग्जैक्ट दैट, बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं ओके है। बेसिकली इसमें ओवरलोडिंग नहीं चलता है जहां तक जितना भी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सेम पर्टिकुलर फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, क्योंकि पाइथन क्या डायनेमिकली टाइप्ड है। देखा जाए तो यहाँ भी तो मैं कर सकता हूँ। ये जो आपने कैलसी बनाया, इसमें आपने एक्स वाई पास किया, 4 5 पास कर दिया, लेकिन क्या मैं कैलसी में ये नहीं पास कर सकता? बताओ, तो फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई। देख रहे हो आप? हम्म लेकिन इट्स नॉट फंक्शन ओवरलोडिंग। ये तो पाइथन का डायनेमिकली टाइप का नेचर है। पाइथन कहता है कि देखो आप एक्स वाई के, पाइथन के पास कोई डेटा टाइप का वो तो है ही नहीं रूल। कहते हैं जो मर्जी पास कर दो आप, मैं रिसीव कर लूंगा। या सो मेरा जस्ट यही कहने का मतलब था कि इस कॉन्सेप्ट ने उसको ऑब्सलीट कर दिया, उस कॉन्सेप्ट को। हाँ, कि मे मतलब बी इसने ऐसा है कि आई वो मे बी आपको रॉन्ग। हाँ बिल्कुल नहीं मैम, ठीक है, बस मतलब सोच सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं डेफिनेटली कि हाँ माइट भी ऐसा हो। सर एक्चुअली ऐसा होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग इज डन एट कंपाइल टाइम ओनली एंड फंक्शन ओवरराइडिंग इज डन एट रन टाइम, एंड इन पाइथन देयर इज ऑलवेज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, आई थिंक, इज इट? यस मैम, एग्जैक्टली, क्योंकि पाइथन में क्या है ना, सब कुछ रन टाइम पे सेट किया जाता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा और रिलेट करने के लिए, सपोज इफ आई टॉक अबाउट जावा एंड ऑल, आई हैव अ फंक्शन नोन एज शो। ठीक है, आपने यहाँ जाकर लिख दिया int x, फिर आपने जावा के अंदर, जावा की मैं एग्जांपल लेकर रिलेट कर रहा हूँ, आपने int x लिख दिया, फिर आपने बाइट x लिख दिया, क्योंकि बाइट टाइप का भी डेटा होता है। फिर आपने एक void show लिख दिया, और फिर यहाँ जाकर आपने इस बार लिख दिया लॉन्ग x। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? अभी 3 फंक्शन है, जावा में तीनों चलेंगे, पाइथन में सिर्फ लास्ट वाला चलेगा। ओके, क्योंकि पाइथन की बात से मतलब ही नहीं है कि x का टाइप क्या है, वो अंदर जाके खुद हैंडल करेगा, आप पास कर दो तब देखेगा। अब आप जब शो को कॉल करोगे, तो जिस टाइप का डेटा पास करोगे वो उसी फंक्शन को कॉल लगाएगा। तो ओवरलोडिंग तो मैं ऐसे कर रहा हूँ किसी भी प्रोग्रामिंग में, जावा में। यस या ये वेरिएबल आर्ग्यूमेंट सर आई थिंक जावा में भी पॉसिबल है। हाँ जी यस बिल्कुल यस है। वेरिएबल आर्गुमेंट्स है। आप ट्रिपल डॉट लगाते हो उसके लिए। जी सर, बट उसमें एक इश्यू आता है ना, आई थिंक अगर आपने ऐसे वेरिएबल वाला आर्ग्यूमेंट का फंक्शन बनाया और एक डेडिकेटेड बनाया तो वहां कुछ एम्बिग्यूटी आती है उनमें। क्या क्या नहीं, क्या सर, वहां एक बार? पर आपका जो वेरहब है वो राइट साइड पे लिखते हैं, जो एक्चुअल आर्गुमेंट है वो फर्स्ट लिखते हो आप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन देयर इन वेरहब। यस मैम। मेरे को भी बता दें क्या डिस्कस कर रहे हैं। नो सर, सर यू कैन कंटिन्यू। सो समझ में आ गया आप क्या कह रहे हैं। ओके मैम, एक्चुअली ना हम यहाँ पर जितने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट रिलेट करेंगे ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम है पाइथन के अंदर कि सीधे सीधा इंटरप्रेट करता है, तो ओवरराइड मार देता है सारी चीजों को। चले जी आगे बढ़े। अब कुछ एक दो बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं इसके पास जो हम पढ़ते हैं। जैसे कुछ शॉर्ट हैंड फंक्शंस हैं। सपोज आपके पास एक फंक्शन है जिसका काम है सपोज टेम्परेचर को कन्वर्ट करना, है ना। तो आप इसके अंदर सेल्सियस में टेम्परेचर पास करने जाओगे, और ये एक फॉर्मूला लगा देता है 9/5 इंटू C+32। ये क्या करने वाला है, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करके फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। देन आप एक फॉर्मूला लगाते हो कि आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हो। सिंपल फंक्शन है बिल्कुल। और यहाँ हमने ऐसा लिखा, अब रिटर्न में जाकर लिखकर आ गए किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो इंटू 1000 कर दिया आपने। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे पास ये फंक्शंस है। अब मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास टेम्परेचर्स की एक लिस्ट है, वीकली टेम्परेचर्स हैं कुछ, कि इतना इतना टेम्परेचर था इस हफ्ते का, तो वो हमने यहाँ लिखना शुरू कर दिया। ओके, ये टेम्परेचर्स हो गए। अब मुझे इनको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। कैसे करोगे आप लोग, व्हाट डू यू थिंक?
तो लूप लगा के फंक्शन को कॉल कर ले। लूप लगाकर फंक्शन को कॉल कर लें, बिल्कुल लूप या लगाकर लिस्ट फंक्शन पास कॉल कर करना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरी लिस्ट पास नहीं कर सकते, है ना। तो आपको लूप लगाकर एक एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी फॉर टी इन टेम्परेचर्स, देन यू आर गोइंग टू कॉल द टेम्प कन्वर्ट फंक्शन, और इसके अंदर हम पास करके आ सकते हैं किसको, टी वेरिएबल को। ओके, अब ये रिटर्न करेगा तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट में डाल देता हूं, क्योंकि जब रिटर्न होता है तो प्रिंट नहीं होता। तो ये हम लोग के टेम्परेचर्स कन्वर्ट होके हम लोग को मिल जाते हैं। परफेक्ट। अब सपोज मेरे पास किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक और लिस्ट है किलोमीटर्स की, 3.4 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 45, 19 किलोमीटर। तो ऐसे करके मेरे पास ऐसे करके कुछ डेटा अवेलेबल है। अब इसको भी कन्वर्ट करना है, तो क्या सेम लॉजिक यूज नहीं करना पड़ेगा हमें? गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सेम ही तो करना है, बस वेरिएबल का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ तो कुछ भी लिख सकते थे, के लिख दिया, अब फंक्शन कॉल हो जाएगी दूसरे की। तो आपने किलोमीटर टू मीटर फंक्शन को कॉल लगाना है और अंदर के चला जाएगा। रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग ये चीज कि सेम लॉजिक है? यस अब यस। इसका सॉल्यूशन क्या करें? आप इसको जेनरिक कैसे बनाओगे कि एक ही, मतलब मैं चाहता हूं कि अगर फंक्शंस यूज कर रहे हैं हम लोग, फंक्शंस का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो कुछ कॉमन कोड होना चाहिए ना। अभी मेरे पास 2 कन्वर्टर है, मेरे पास ऐसे 10 या 15 कन्वर्जन के प्रोग्राम्स हो सकते हैं, टेम्परेचर कन्वर्ट, किलोमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर, सेंटीमीटर टू इंचेस, इंचेस टू फीट, ऐसे करके। तो क्या करें? Maybe we can have a list of functions in Python. लिस्ट ऑफ फंक्शंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉजिक की। जब आप उन फंक्शंस को कॉल करोगे तो ये लॉजिक तो रिपीट होगा ना, हर किसी के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन का नाम अलग है, लिस्ट का नाम अलग है, लॉजिक सेम है। क्या करें? ये तो आप ही बताओ सर। अब और कोई सर कुछ? फंक्शन पे भी लूप लगा सकते हैं, लाइक F1 F2 F3 ऐसे डिफाइन हो जाएगा। क्या 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 मैम, कैसे? मतलब जर्नल फंक्शन नेम रख दें और उसको लूप में लें। हाँ, जनरल फंक्शन नेम ले, मतलब फंक्शन का एक ही नाम लिख दें यहाँ पे? आई थिंक F1 F2 F3 करके समथिंग 1 2 तब 3। भी अलग हो गया ना मैम नाम, तो अब तो अलग अलग लूप लगेगी फिर। ठीक है, देखो हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है। आपने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम रख देते हैं माई मैप, ठीक है। माई मैप नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, ये लॉजिक उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। यही तो लॉजिक है ना हम लोगों का। लेकिन इसको ऐसे हार्ड कोड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ आई वेरिएबल रखूंगा और किलोमीटर्स की जगह कुछ भी आ सकता है, तो वो मैं पैरामीटर में रिसीव कर लूंगा, जिसका नाम आपने ITER रख दिया, दैट इज आइट्रेबल। कोई लिस्ट, कोई टपल, कुछ भी पास कर सकता है, इसलिए कॉमन नेम ITER रख दिया है। तो आप लूप लगाओगे रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ITER तक। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाते हैं? सबसे पहले इज दिस क्लियर? इतना रिलेट हुआ? यस सर। और बेटर करने के लिए मैं डेटा बना लेता हूँ, उसको लिस्ट बना देते हैं और डेटा को अपेंड करा लेते हैं, डेटा डॉट अपेंड। बट द प्रॉब्लम इज, अब यहाँ फंक्शन का नाम क्या लिखोगे आप, ये है बस प्रॉब्लम। और ITR ऑफ आई को पास कर देंगे, फंक्शन कौन सा कॉल होगा अब? और फंक्शन अगर कॉल होगा तो क्या यहां से पास किया जा सकता है फंक्शन? बताइए, क्या ऐसा कोई लॉजिक समझ पा रहे हैं आप? जैसे फंक्शन अगर आप पास कर भी पा रहे हो, उसको फंक्शन तो लिख दिया, देन व्हाट इज दिस ITER? ये मेरा वो लिस्ट है, ये किलोमीटर्स वाली, टेम्परेचर्स वाली लिस्ट है ये। ओके। उसको अब आप क्या करेंगे, माई मैप को कॉल करेंगे, इसमें आप अपने फंक्शन का नाम लिखकर भेज देंगे। फंक्शन कौन सा है हमारे पास? किलोमीटर टू मीटर है सपोज, और उसकी लिस्ट का नाम क्या है? किलोमीटर्स, दैट्स इट।
तो अब आपको इसके लर्निंग क्या है कि आपने फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया। आप C++ में कभी फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में पास करते हो? नहीं। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में इंटीजर जाएगा, जो भी मर्जी डेटा टाइप जाएगा, लेकिन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में फंक्शन, ये तो कुछ पाइथन ही करता है। ओके, तो अब मैं किसी और को भी कॉल कर सकता हूं। Sir, in C++, we can do function as an argument. That is a concept in C++. Function as an argument. So in C++, we can do that. Because might be C++, might be it is there in C++. हाँ, but I was saying कि in that case, जैसे अब उसमें जेनरिक हम टेम्पलेट डिफाइन करते हैं इन C++, जैसे हम कोई भी, अब हम जेनरिक टेम्पलेट डिफाइन कर देते हैं तो उसमें हम कोई भी पैरामीटर किसी भी टाइप का पास कर सकते हैं। सो इट इज लाइक दैट ओनली कि हम एक जेनरिक फंक्शन डिफाइन कर दें, उसमें हम फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास करके कोई भी कन्वर्जन अप्लाई कर सकते हैं। जी जी ठीक है, तो माइट भी देखो हो सकता है C++ में, आई एम नॉट 100% श्योर, मैम बोल रहे हैं तो डेफिनेटली होगा। तो अब ये हमारे पास एक हमने फंक्शन बनाया, उसके अंदर आप फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं, साथ में अपनी लिस्ट भी पास कर देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम इतना लॉजिक भी नहीं लिखेंगे जितना अभी अभी हमने लिखा ही है। इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्ट हैंड है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है मैप। तो देयर इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन नोन एज मैप। उसके दो पैरामीटर हैं, देखो क्या है, फंक्शन आइट्रेबल। फंक्शन तो आपके फंक्शन का नाम होगा, आइट्रेबल आपकी लिस्ट होगी, तो आपने पास किया किलोमीटर टू मीटर को। देन सेकंड पैरामीटर इज दी AMS। बदले में प्रॉब्लम ये कि आउटपुट में आपको एक लिस्ट रिटर्न करना चाहता है, देगा ऑब्जेक्ट, तो आपको लिस्ट यहां पर लेना पड़ेगा। आपको उसको लिस्ट में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं, यू विल गेट द लिस्ट। तो जो लॉजिक हमने अभी माई मैप में लिखा है, वैसा ही कुछ लॉजिक ये भी लगाता होगा डेफिनेटली, कि आपने जो लिस्ट लगाई उस पर लूप लगाना है, कन्वर्ट करके दे देना है। तो प्री डिफाइन एक फंक्शन होता है हम लोगों के पास मैप के नाम से। आप कोई भी इसमें फंक्शन का नेम पास करते हैं, देन आप पास करके आते हो टेम्परेचर, इसको लिस्ट में टाइप कास्ट कर देते हैं। लेकिन इनकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं तो देंगे ना वन टाइम, टेम्प कन्वर्ट एंड किलोमीटर टू मीटर। नो किलोमीटर टू मीटर एंड टेम्प कन्वर्ट। बिल्कुल, इनकी डेफिनेशंस लिखनी है हमने, यहाँ पे डेफ में लिखा है ना हमने ऊपर। So that means अगर हम 12 फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम 12 टाइम डेफिनेशन तो लिखेंगे, ये तो वन टाइम कॉल हो गया उन 12 फंक्शन का। सॉल्यूशन आने वाला है आपके लिए, देखो आपने बोला और देखो पाइथन ने बना दिया, इतने स्मार्ट बनाया, उसको कहता है आपको जरूरत ही नहीं है। वन लाइन में फंक्शन तैयार, आपका जो लॉजिक है उसको सिंगल लाइन में लिख सकते हैं हम यूजिंग द लैम्डा एक्सप्रेशंस। लैम्डा एक कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं। एनोनिमस फंक्शंस तब बनाने हैं आपको जब आपको सिंगल लाइन का कोई फंक्शन बनाना है, और वो फंक्शन रीयूजेबल नहीं होता, वो सिर्फ तभी चलता है जब उसको लाइक एग्जैक्टली कॉल ही नहीं होगा, एक्चुअली नेम नहीं है तो कॉल नहीं होगा। तो मैप जैसे फंक्शंस में आपको फंक्शन पास करना पड़ता है, तो यू कैन डायरेक्टली पास दी लैम्डा। तो ये हो गया उसका पैरामीटर, ये हो गया उसका रिटर्न। तो ये फंक्शन बन चुका है एक्चुअली अब। तो फंक्शन के दो पैरामीटर हैं, x, y, और रिटर्न क्या करेगा वो x + y। अगर आप इसको एग्जीक्यूट कर दोगे अब तो खत्म हो जाता है यहीं पर। अब कैसे चलाएं, कोई तरीका नहीं है, तो या तो आप इसको ब्रैकेट में रैप करके ऐसे चलाएं, या फिर जो रियल टाइम यूज है वो ये है कि मैप के अंदर जाओ, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करो, और वट एवर यू वांट टू डू, किलोमीटर को आपने कन्वर्ट करना था तो km × 1000 कर दिया था, देन आपकी लिस्ट। अब आपका जो फंक्शन बनाने का था वो भी खत्म। सो दीज आर दी एनोनिमस फंक्शंस, जिनके नाम नहीं होते हैं, तो वो फंक्शन के अंदर कोई एज एन आर्ग्यूमेंट फंक्शन जाता है जिसको पाइथन खुद कॉल कर रहा है। इस तरह की जगहों पे आप यूज कर सकते हो, हम भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन कॉल तो कर ही रहे हैं ना। तो कॉल किसको कर रहे हैं, लैम्डा को। लैम्डा क्या बना रहा है, एनोनिमस फंक्शंस बना रहे हैं। ओके, सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सब लोगों को समझ आया ये?
सर ये lambda is for only a single line method, right? हाँ जी, इसमें आप मल्टीपल सर एक बार प्लीज लैम्डा का फंक्शन दोबारा बता दीजिए। लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एनोनिमस फंक्शंस बनाने के लिए होते हैं। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? जिसका कोई नाम नहीं होगा। अगर किसी का नाम नहीं होगा तो उसको बुलाओगे कैसे, है ना? सो दीज आर नॉन रीयूजेबल फंक्शंस। तो इनको ऐसी जगहों पर ही यूज किया जाता है जहां पे इंटरनली फंक्शन को कोई और कॉल करके आ जाए। जैसे आप मैप में क्या कर रहे हो, मैप में आप टेम्प कन्वर्ट को पास कर रहे हो, आप कॉल नहीं कर रहे हो। देख रहे हैं आप? लेकिन लोग अगर हमें पास कर ये रहे हैं। सिंगल लाइन फंक्शन मल्टीपल प्लेसेस पे चाहिए देन तो लैम्डा यूज करने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज फिर तो हम नहीं, नाम दे देंगे फंक्शन को। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नॉन रीयूजेबल है। नॉन, ओके। ओके ठीक है। ओके, तो आप फंक्शन का रेफरेंस पास करते हैं यहाँ पर, और पाइथन क्या करता है? इंटरनली इसको कॉल कर लेता है, जस्ट लाइक दिस, कि आप फंक्शन का रेफरेंस पास करते हैं, वो ऐसे कहीं अंदर जाकर उसको कॉल कर देगा। सेम, अब आपने फंक्शन तो पास कर दिया ना, तो उसके पास कोई पैरामीटर होगा, उस पैरामीटर में ये फंक्शन चला जाएगा और कॉल हो जाएगा। इट्स लाइक कि अगर मैं ये चीज कॉपी करूं, इसको नहीं करते, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और इसको उठाकर आप एक वेरिएबल में डाल दो, ऐड। अब आपको क्या लगता है ऐड वेरिएबल में क्या होगा? क्या होना चाहिए ऐड वेरिएबल में? सम। ऐड वेरिएबल में किसका सम होगा? रेफरेंस वेरिएबल होना चाहिए सर खाली, क्योंकि वैल्यू तो पास की नहीं कोई इसमें। मे बी ये डिक्शनरी भी हो सकता है। नहीं, नहीं नहीं फंक्शन नहीं नहीं, कुछ नहीं। ही। लैम्डा एक्सप्रेशंस फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन ही होगा ना। तो आपको फंक्शन मिल गया ना, अब आप इसको कॉल कर सकते हो। आपने उसको एनोनिमस को एक वेरिएबल में डाल दिया, तो बेसिकली वो भी एक एज अ वेरिएबल की तरह या फंक्शन की तरह उसको कॉल करके यूज किया जा सकता है। मींस यू हैव गिवन नेम टू द लैम्डा फंक्शन ऐड। हाँ जी, इसको वेरिएबल में डाल देते तो रेफरेंस मिल जाता है। यही अंदर जाकर इसने भी किया होगा कि इसको इस वाले पर्टिकुलर पैरामीटर को किसी वेरिएबल में रख लिया होगा। रख लिया, क्या रखा ही है, ऑब्वियसली आपको दिखाता हूं मैं, कि जब आप मैप लिखते हो तो एक पैरामीटर होता है इसके पास, ये देखो FUNC आ रहा है ना ये, तो FUNC के पास क्या चला जाता है? ये एक्सप्रेशन चला जाता है, तो फंक्शन बन गया। अब वो उसको कॉल कर देता है अंदर जाकर। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। यहाँ तक सब लोगों को समझ आया होगा। And from tomorrow onwards, we are going to start with the data analysis, data visualization, NumPy. तो कंप्लीट अपना डेटा साइंस कल से स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का। सर प्लीज अपलोड द टुडेज रिकॉर्डिंग आज की। या ओके, सो विल कंटिन्यू टुमारो सेम टाइम। ओके, thank you for today. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks. Thank you, ma'am.